हेलो दोस्तों, अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का प्रैक्टिस नंबर 1 जो कि 2025 में पूछा जा चुका है। इसका हम 20 MCQ क्वेश्चंस को पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 20 MCQ के साथ साथ टोटल क्वेश्चन मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका मतलब एक सिंगल वीडियो में हम टोटल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे 2025 का सेट नंबर 1 को। तो अगर आप इस वीडियो में आ चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपके मैथ के एग्जाम में अच्छे मतलब स्कोर हो, तो इसके लिए आपको पूरे अंत तक बने रहना है, थकना बिल्कुल मना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? तो हमें पता है, देखिए जैसे एक परिमेय संख्या हो गई जैसे 2 हो गया, अपरिमेय संख्या जैसे मान लेते हैं अपरिमेय संख्या जैसे √3 हो गया, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इनका जो योग होता है ना, ये हमेशा अपरिमेय ही होता है। क्या होता है? हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा? किसका? 156 का। सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। देखिए 156 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से गया 7 बार में, 2 से 14, एक बच्चा 16 हो गया, 2 से गया 8 बार में, 2 8 16, फिर 2 से देखेंगे 2 तिहाई, यहाँ 6 होगा, एक बच्चा 18 हो गया, फिर 2 से कितना बार में जाएगा? तो 9 बार में। यहाँ देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से 1 बार में, और 3 के पारा में कितने बार में? 3 बार में। अब कितने कटेगा? 13 से कितने बार में? 1 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात, देखिए 2 कितना है? 2 है, ऐसे एक बार लिख देते हैं 2 गुणे कितना है? 3 है, 3 गुणे कितना है? 13 है। हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, देखिए 2 है इसलिए 2 की घात 2 गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। कितना हो गया? 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 3x + 5y अपॉन, यहाँ लिखा है क्या? 3x - 5y इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे 7/3। क्या लिखा है? 7/3। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, सबसे पहले 3 का इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? तो 9x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 3 5 जा 15y हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ देखिए 3 7 जा 21 और x हो जाएगा, और माइनस देखिए 5 7 जा क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, और y हो जाएगा। यहाँ इसके बाद हम क्या करते हैं कि x को एक तरफ कर लेते हैं और y को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए 9x है और यहाँ पे 21x है, इधर की तरफ भेज लेंगे तो ये प्लस में था, इधर की तरफ आएगा तो -21x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे -35y है, और ये प्लस 15y उधर y की तरफ भेजेंगे तो -15y हो गया। यहाँ पे हम क्या किए कि x वाले टर्म को एक तरफ कर लिए और y वाले टर्म को एक तरफ कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 9x है, 9x में से 21x क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो 21 में से 9 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से बचेगा कितना? बचेगा 12 बचेगा, यहाँ से बचेगा 12, और माइनस में बचेगा -12x हो जाएगा यहाँ से। और क्या हो गया यहाँ से? देखिए यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ से देखिए दोनों माइनस माइनस में तो दोनों ऐड हो जाते हैं, तो 5 5 क्या हो जाएगा? 10 10 के 0 कैरी 1, 3 और 1 4 4 और 1 5, और ये माइनस में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? y। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -50y अपॉन क्या हो जाएगा? ये -12 नीचे जाएगा तो -12x हो जाएगा। यहाँ से देखिए सॉरी x को यहीं पे रहने देंगे, सिर्फ 12 को सेंड करेंगे उधर। देखिए 12 को भेज दिया उधर तो 12 चला गया नीचे, यहाँ पे -50, और y को इधर से भेज लेते हैं इधर की तरफ, तो y इधर हम लिख देते हैं। देखिए y को इधर भेज देते हैं क्योंकि x और y का हमको क्या चाहिए? तो रेशियो चाहिए। तो x के नीचे क्या होना चाहिए? x को यहाँ लिख दिया, y को भेज दिया इधर नीचे भाग में आ गया, -50 को लिख दिया, और -12 को भेज दिया नीचे चला गया। यहाँ देखिए ये कट जाएगा, किससे कटेगा? यहाँ से देखिए ये कट जाएगा 2 से कितना बार में? 25 बार में, और यहाँ से माइनस कट गया, 2 से गया कितने बार में? 6 बार में यहाँ से। तो 25 और 6, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। रेशियो क्या आ गया? x y का अनुपात क्या आ गया? 25:6 का अनुपात हो गया। क्या होगा? 25:6 का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए लिखा समीकरण, ये एक समीकरण दिया है, इसका बोल रहा है विविधकर निकालना है। क्या निकालना है? विविधकर का हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए विविधकर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। किसका फॉर्मूला? ये विविधकर का फॉर्मूला है। किसका? विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी से इसको लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी से। विविधकर बराबर होता है b² - 4ac। सबसे पहले हमको यहाँ पे वैल्यू पता होना चाहिए कि b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, और वो वैल्यू यहाँ पर रख के हल कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? विविधकर हो जाएगा। सबसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है 3x², तो a की वैल्यू वही होती है जो x² के साथ होती है। x² के साथ क्या है? 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे 3 हो जाएगी।
ठीक है। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x के साथ होता है वो b की वैल्यू होती है, x के साथ क्या है, x के साथ है -2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2। और जो अकेले होता है वो c की वैल्यू होती है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। और सभी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए d इक्वल टू, यहाँ देखिए b की वैल्यू कितनी है -2 और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे -4 और इनटू यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 तो 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है तो 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे। 3 3 कैंसिल हो गया और यहाँ देखिए d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 हो जाएगा और 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे विविध कर कितना आ गया तो 0 हो गया। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना हमको, माध्य निकालना। माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले वर्ग अंतराल को लिख देते हैं। यहाँ पे किसको लिख देंगे, वर्ग अंतराल को, वर्ग अंतराल इसको लिख देते हैं लाइन से। क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। इस तरह से हम इसको लिख दें। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बारंबारता को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, बारंबारता को। यहाँ लिखेंगे बारंबारता को लिखते हैं। बारंबारता देखिए यहाँ पे बारंबारता को लिखते हैं। बारंबारता कितना दिया हुआ है, बारंबारता दिया है 2 और क्या लिखा है 4, 7 और क्या लिखा है 3 लिखा हुआ है और क्या लिखा है 4 लिखा है। बारंबारता को लिख दिए। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि वर्ग अंतराल जो है इससे हम xi का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, xi का। xi होता क्या है, ये जो वर्ग अंतराल है उसका बीच वाला टर्म, मतलब उसका दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं दोनों के बीच में क्या आएगा, तो दोनों के बीच में क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, डायरेक्ट 3 लिख दीजिए। या फिर इन दोनों को जोड़िए, 2 और 4 कितना होगा 6 होगा, 6 का आधा कर लीजिए 3 ही आएगा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बताइए 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, तो 5 आएगा, तो 5 हो जाएगा। और 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, तो 7 आएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 और 10 के बीच में कितना आएगा, तो 9 आएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 और 12 के बीच में कितना आएगा, एक छोड़ गया, 2 और 4 के बीच में 3 हो गया, और 4 और 6 के बीच में 5 हो गया, 6 और 7 के बीच में 6 और 8 के बीच में 7 हो गया, 8 और 10 के बीच में 9 हो गया, और 10 और 12 के बीच में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11, ठीक है। ये थोड़ा नज़दीक हो गया, 5 7 9, इसको लिख देते हैं सही से, 5 7 9। इसके सामने क्या होगा 5 होगा, इसके सामने 7 होगा, इसके सामने 9 होगा। अब हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो बारंबारता होती है ना, यही FI होती है। क्या होती है, FI होती है। हमको क्या निकालना होता है, FI इंटू XI निकालना होता है। तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों का गुणा करेंगे, क्या निकालेंगे FI इंटू XI। क्या निकालेंगे FI इंटू XI, गुणा करते हैं। देखिए FI का XI गुणा करेंगे, 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 5 क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 7 49 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 9 27 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 11 चौके क्या हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। हमको क्या करना होता है कि FI को जोड़ लिया जाता है। किसको, FI को जोड़ लेते हैं, तो लिखते हैं उसको सिग्मा FI इक्वल टू कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं 4 2 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 4 20, कितना हो गया 20 हो गया। और फिर हम क्या करते हैं FI इंटू XI को भी जोड़ देते हैं। किसको जोड़ते हैं, FI इंटू XI को। FI इंटू XI को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा देखिए यहाँ पे 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26, 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 4 14, कितना हो गया 146 हो गया। तो ये हमारा आ गया सिग्मा FI आ गया। क्या आ गया, सिग्मा FI इसको बोलते हैं, क्योंकि जोड़ने पाया ना, ये क्या है हमारा सिग्मा FI इंटू XI, ठीक है, दोनों को जोड़ने पाया FI इंटू XI को। हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है माध्य बराबर सिग्मा FI इंटू XI, सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI, ये फॉर्मूले होता है। तो इसका सिग्मा FI इंटू XI का मान रख देते हैं। सिग्मा FI इंटू XI का मान है 146, लिख देंगे इसके यहाँ पे 146 बटे सिग्मा FI का मान कितना लिखा हुआ है, सिग्मा FI का मान है 20, कितना है 20 है, तो आप क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। यहाँ से देखिए 2 के पहाड़ा में एक बार में 0 0 बार में जाता है, और 2 के पहाड़ा में 7 बार में, और ये जाता है कितने बार में, तो 3 बार में। हमें पता है कि जब नीचे से एक 0 हटाते हैं तो 1 नंबर बाद पॉइंट लग जाता है, तो जब नीचे से 0 हटाएंगे तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7.3। ये हमारा आंसर हो गया। माध्य कितना हो गया 7.3 हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे हम देखते हैं, इस तरह से माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि जो DE है वो BC के समांतर है। देखिए जो DE है ये BC के क्या है, समांतर है। जब भी ऐसा हमको देखने के लिए मिलता है तो ये जो भुजाओं का अनुपात होता है ना, वो बराबर हो जाता है। कैसे, देखिए क्या हमको प्रूव करना है, ये हम देखते हैं। किसकी वैल्यू निकालना, हमको AC का माप निकालना। क्या निकालना है, AC निकालना। अगर हमको देखिए इतना दिया हुआ है 2 है,
हमको इस ए से सी तक का मान निकालना है। हमको इतना लिखा हुआ है कि 2 है, अगर इतने का मान पता चल जाए तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पूरा ए सी मिल जाएगा। हमें निकालने का तरीका क्या है, तो देखिए यहाँ पे पता क्या है हमें कि जब दो ये भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं, तो इस दोनों भुजाओं का अनुपात जो होता है और इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर हो जाता है। इसका मतलब ए डी क्या लिखेंगे, ए डी, दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, ए डी बटे, देखिए ए डी बटे डी बी, ये दोनों भुजाओं का अनुपात जो होगा ए ई बटे क्या हो जाएगा, ई सी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ई सी के। यहां से ए डी का मान रख देते हैं, ए डी का मान कितना है 1.5 है, 1.5 हो जाएगा। डीबी का मान कितना है, डीबी का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, और बराबर ए ई का मान कितना है, ए ई का मान 2 है तो 2 रख देंगे, और ए सी का मान नहीं पता है, ई सी का मान नहीं पता है तो ई सी को ऐसे ही हम क्या कर देंगे, रख देंगे। ई सी को भेज देंगे इधर की तरफ, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ई और सी बराबर, देखिए इसी ऊपर चला गया तो 1.5 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यहाँ पे अगर नीचे भेज देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये जाएगा 1.5 नीचे 1.5, और 3 को भेज देंगे उधर की तरफ तो गुणा में चला जाता है, गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए इसी को भेज दिए, भाग में है, भेजते हैं कहाँ जाता है, गुणा में जाता है, और 1.5 को ऐसे ही गुणा में है ऊपर, भाग में ही चला जाएगा, नीचे चला गया, और 3 को भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, क्योंकि वो भाग में था। यहाँ से हमें पता है कि इससे भाग मतलब कट सकता है 3 के पारा में 1 बार में, और 3 के पारा में कितने बार में, 5 बार में। पॉइंट था 1 नंबर बाद, पॉइंट जब हटाते हैं तो ऊपर क्या लग जाता है, तो 0 लग जाता है, और 5 के पारा में 10 कितने बार में कट जाएगा, तो 2 बार में, और 2 और 2 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ई सी बराबर कितना हो जाएगा, ई सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ई सी के बराबर 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमको ई सी नहीं निकालना था, ये ई सी 4 आ गया, लेकिन हमको निकालना था ए से सी तक। बताइए 4 और 2 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो आंसर आने वाला है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिखा है बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी निकालनी है। हमको दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, दूरी बराबर, यहाँ आप लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है दूरी बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उससे भी आंसर वही आने वाला है, इससे भी आंसर वही आने वाला है, दोनों फॉर्मूले सही होते हैं। यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ देखिए x1 कौन है, तो ये पहला वाला x1 होता है, दूसरा वाला ये क्या होता है, तो ये x2 होता है, ये पहला y1 होता है, और ये वाला क्या होता है, तो y2 होता है। सबका मान इसमें रख देते हैं, तो x1 का मान कितना हो जाएगा 2 माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा 4 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे y1 का मान कितना हो जाएगा 3, तो लिखेंगे 3, और यहाँ बीच में प्लस था, प्लस लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 1 है, 1 लिख देंगे यहाँ पे, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, देखिए रूट 2 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, 2 में से 4 गया 2, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 3 में से 1 गया 2 और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे, क्या हो जाएगा रूट, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 और 4 को जोड़ देंगे तो रूट 8 हो जाएगा। और 8 को अगर बाहर निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं, देखिए 8 को हमको बाहर निकालना है रूट से, तो सबसे पहले गुणनखंड कर देंगे, 4 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 बार में 1 बार में जाएगा। बताइए कितने जोड़े मिले 2 के सिर्फ 1 जोड़े मिले, तो 1 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन कितने जोड़े नहीं मिले वो अंदर रह जाएंगे, 2 का जोड़ा नहीं मिला, 2 कहाँ रह जाएगा अंदर, तो ये हमारा आंसर आ गया कितना 2√2। और मात्रक इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका मात्रक हमको पता नहीं है, तो सिर्फ मात्रक लिख देते हैं, सेंटीमीटर में कि मीटर में ये हमको नहीं पता, तो इसलिए सिर्फ मात्रक लिख देंगे। क्या लिख देंगे 2√2 मात्रक। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। लिखा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। जब भी मूल बराबर होता है तो फॉर्मूला होता है, जब भी क्या होता है किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होता है, तो मूल बराबर होता है तो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। लिखेंगे जब मूल बराबर हो तब क्या होता है, तब फॉर्मूला होता है, क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब मूल बराबर होते हैं इसमें हम मान रखते हैं। बताइए a का मान कितना है, a का मान अभी बताए, जो x² के साथ होता है वो a होता है, और जो x के साथ होता है कितना है -12 है, तो -12 किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाती है, तो ये -12 हो गया। और जो अकेले होता है किसकी वैल्यू होती है, तो c की वैल्यू होती है, कितना हो गया m हो गया। सभी मान इसमें अगर रख देते हैं b की जगह पे, देखिए -12 तो लिखेंगे -12, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है तो लिख देंगे 3, और मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है मैं तो लिख देंगे m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए -12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर 12 बजा क्या हो जाता है 144 हो जाता है, 144 माइनस देखिए 4 तियां क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और m है तो m हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमको किसका मान निकालना है, हमको m का मान निकालना है। जिसका भी मान निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सभी नंबर को दूसरी तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 144 को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -12m बराबर g, इधर देखिए ये 144 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -144। यहाँ से m का मान अगर हमको निकालना है तो -144, और ये -12 जाता है नीचे भाग में, तो हो जाएगा -12, माइनस माइनस कट गया। अब 12 पर हम 144 कट गया कितने बार में 12 बार में, तो m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गया, m का मान 12। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है 15 और 25 का HCF 5 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। HCF दिया है, हमको एलसीएम पूछ रहा है, क्या लिखा है 15 और देखिए एलसीएम पूछा है, एलसीएम का फॉर्मूला हमको पता है, एलसीएम इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे क्या होता है HCF होता है, क्या होता है HCF होता है। इस तरह से हम अगर हमको पहली संख्या पता हो, दूसरी संख्या भी पता हो और HCF भी पता हो, तो एलसीएम इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर HCF बोल दे निकालने के लिए, तो HCF को यहां पर रख देंगे फॉर्मूले में और एलसीएम को नीचे कर देंगे, वो हमारा HCF निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आइए निकालते हैं। देखिए एलसीएम इक्वल टू क्या है, पहली संख्या कितनी थी 15 थी, और दूसरी संख्या 25 थी, तो पहली संख्या की जगह पे 15 और गुणे दूसरी संख्या की जगह पे क्या लिख देंगे 25, अब बटे HCF कितना था, HCF हमारा कितना था यहाँ पे 5 था, तो लिख देंगे 5। देखिए 5 से गया 15 कितने बार में 3 बार में, अब 3 का गुणा 25 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75, 25 3 75, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा 75। तो ये हमारा एलसीएम हो गया कितना 75, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि इसका सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर मतलब अंतर निकालना है दोनों पदों के बीच का। अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है, हम दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो उसका सर्वांतर निकल जाता है, अंतर को ही सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो पहले a1 की वैल्यू कितनी दी है, a1 मतलब होता है पहला पद कितना है 3 है, और a2 मतलब होता है दूसरा पद, a2 मतलब क्या होता है, तो a2 मतलब होता है दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना दिया हुआ है, तो वो 1 दिया हुआ है, कितना दिया 1 दिया। हमको d का मान निकालने के लिए d इक्वल टू फॉर्मूला पता है, d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, क्या होता है d इक्वल टू a2 माइनस a1, ठीक है। मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं तो हमारा अंतर निकल जाता है, d की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं, मतलब a3 माइनस a2 कर देते हैं, तब भी d की वैल्यू निकलेगी, तभी वो भी करेक्ट आंसर होगा। मतलब d इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं हम a3 माइनस a2, क्या लिख सकते हैं a3 माइनस a2, इससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तभी आंसर वही आने वाला है। तो इसको हल करते हैं। देखिए d इक्वल टू बताइए a2 कितना है, a2 की वैल्यू 1 है, और माइनस a1 कितना है, a1 की वैल्यू 3 है, माइनस कर देंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -2 आ जाएगी। तो यहाँ पे मतलब आंसर कितना आ गया, तो -2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे हम देखते हैं, यहाँ लिखा माध्यक वर्ग निकालना है, क्या निकालना हमको माध्यक वर्ग निकालना है। माध्यक वर्ग निकालने का सब मतलब तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को हम लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल को कितना लिखा है 0 से 5, 0 से 5 यहाँ आप लिख दीजिएगा वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद कितना कितना है 0 से 5 है, इसको लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे 0 से 5, और क्या लिखा है 5 से 10, 5 से 10, और क्या है 10 से 15, और 15 से 20, और 20 से 25, 15 से 20, और लिखा है 20 से 25, इसको हम लिख दें। हम क्या करेंगे, इसका बारंबारता लिखते हैं, बारंबारता को बोलते हैं FI। तो FI कितना लिखा हुआ है 273, कितना 273, और फिर 10, और उसका फिर लेंगे 4 है, 4 लिख दिया। इसके बाद हमको क्या करना होता है, संचयी बारंबारता निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता को हम लिखते हैं, देखिए FC से लिखते हैं, किसे लिखते हैं FC से लिखते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका, तो पहले नंबर को लिख देते हैं, 2 है तो 2 को लिख देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं। 7 और 2 कितना होता है, तो 7 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे 7 2 9 होता है, 9 को लिख देंगे यहाँ पे। उसका 3 और 9 को जोड़ देते हैं, 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 में होगा 12 होगा, तो 12 लिख देंगे। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 10 कितना हो जाएगा, तो 12 10 हो जाएगा यहाँ पे, 12 और 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर 22 और 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। इस तरह से हम ये निकालिए। उसके बाद हमको क्या करना होता है, देखिए
हमको क्या करना होता है, इसको जोड़ लेना होता है, fi को जोड़ लेते हैं। क्या किसको जोड़ लेंगे, fi को जोड़ लेंगे। fi को जोड़ेंगे तो टोटल n मतलब कि टोटल ये n आ जाएगा और उसका n/2 निकालते हैं। देखिए इसको जोड़ लेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 और 10 22 हो जाएगा, 22 और 4 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। इसके हम क्या करते हैं, 26 का आधा करते हैं, मतलब n/2। ये n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। n की वैल्यू कितना आ गई, 26। तो n की वैल्यू आ गई 26। हमको क्या निकालना होता है, n/2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, n/2 निकालते हैं। n/2 करेंगे तो 26/2 करेंगे, कट जाएगा कितने बार में, 13 बार में। अब हम देखेंगे 13 से अधिक किस में आ रहा है, इसमें 13 से अधिक किस में आ रहा है। देखिए 2 में तो आ नहीं रहा है, 2 13 से अधिक नहीं है, 9 में तो आ नहीं रहा है, 9 13 से अधिक नहीं है, 12 13 से अधिक तो है नहीं। तो सबसे पहले 13 से अधिक कौन आ रहा है, 22 वाले में आ रहा है। इसका बारंबारता कितना है यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखिए वर्ग अंतराल कितना चेक कर लेंगे यहाँ पे कि कितना है इसका वर्ग अंतराल है। इसका वर्ग अंतराल है 15 से 20, तो इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 15 से 20। 15 से 20 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 15 से 20। सबसे पहले क्या की, देखिए वर्ग अंतराल को लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद बारंबारता को लिख दिया यहाँ पे, देखिए बारंबारता को लिख दिए। उसके बाद हम क्या किए, पहले नंबर को लिख दिए, फिर इन दोनों को जोड़ लिए, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के 9 और 3 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर 12 10 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर 22 4 को जोड़ के यहाँ लिख दिए। उसके बाद हमने क्या किया कि इन सभी नंबर को जोड़ने के बाद जो नंबर आया 26, ये n की वैल्यू होती है, ये 26 n की वैल्यू हो गई तो n/2 निकालते हैं। n/2 निकालने के बाद 13 आया। अब 13 को देखेंगे 13 से अधिक किस में है, इसमें संचयी बारंबारता में 13 से अधिक कहाँ आ रहा है, तो 2 आ नहीं रहा, 9 आ रहा ही नहीं आ रहा, 12 तो 13 से अधिक नहीं, 22 13 से अधिक है। सबसे पहले 22 आया, तो इसी का वर्ग अंतराल देख लेते हैं। 15 से 20 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है tan a = 1। क्या लिखा है, tan a = 1। याद रहे थकना नहीं है, अगर आप थक गए, हार मान लिए, तो फिर भूल जाइए कि मतलब ज़्यादा नंबर आने वाला है आपके एग्जाम में। अगर चाहते हैं कि एग्जाम में मतलब अच्छा नंबर आए, तो फिर लास्ट तक, अंत तक टिके रहना है और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ट्राई करना है। भले ही गलत कीजिए लेकिन कोशिश करिए करने की, न आए तो फिर वीडियो चालू करके देखिए, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है tan a = कोशिश करेंगे तभी आने वाला है, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आने वाला। देखिए tan a = क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। और अब समय नहीं बचा है क्योंकि एग्जाम इतना जल्दी नज़दीक मतलब आ जाता है कि पता नहीं चलता समय का। तो tan a = देखिए यहाँ हमको पता है कि 1 जो होता है tan 45 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसके जब हम क्या लिख सकते हैं, tan कितना डिग्री लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। देखिए tan कंपेयर करें, तुलना करें, तो a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 45 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। देखिए a के जब क्या था, 45 था, इसका a का मान कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। इसका मतलब a का मान 45 डिग्री रख देते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा था, 2 sin a और cos a, क्या लिखा था, cos a, और a का मान हमको पता चल गया कितना था, 45 डिग्री। यहाँ पर रख देते हैं 45 डिग्री, लिखेंगे 2 sin a की जब क्या लिखेंगे, 45 डिग्री, और cos और a की जब क्या लिख देंगे, 45 डिग्री। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। देखिए sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। क्या होता है, 1/√2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, इसका भी मान होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2 होता है। देखिए 2 को 2 लिख देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाता है, और इन दोनों का गुणा करते हैं √2 का, तो क्या हो जाता है, तो 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, तो 2 हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं इस तरह से। इसके केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु Q से, देखिए इसका केंद्र मान लेते हैं O है, और इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर, कितना, 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है Q। देखिए Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। देखिए ये वृत्त है, इससे स्पर्श रेखा की जो गया है इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये हमको निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। तो हमें पता है जो वृत्त की त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। और हमेशा ये जो 90 डिग्री का कोण बनता है किसी भी त्रिभुज में, उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और जो कोण बनता है, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आधार। हमें फॉर्मूला पता है पाइथागोरस में से, क्या होता है, यहाँ पे लंब निकालना है, तो लंब बराबर होता है रूट, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी पर रख देते हैं लंब बराबर, देखिए ये लंब भी निकालना है, ये तो त्रिज्या है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है, तो लिखेंगे रूट कर्ण कितना है, 25 है, लिखेंगे 25 का स्क्वायर, और माइनस आधार कितना है, आधार 24 का स्क्वायर, क्या लिख देंगे, 24 का स्क्वायर। करते हैं, देखिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट 25 का स्क्वायर होता है 625, और माइनस 24 का स्क्वायर होता है 500
576 कितना होता है 576 होता है। इस तरह से हम लिख दिए। इसमें से घटाते हैं देखते हैं कितना आता है। तो लंब बराबर देखिए रूट, देखिए 15 में से 6 गया तो हो जाएगा 9, 11 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 4, और 49 बाहर आता है तो कितना बन जाता है तो 7 बन जाता है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। लिखा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, ये एक मीनार हो गया। इसकी ऊंचाई कितनी है तो इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। यहाँ लिखा है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। देखिए जमीन पर ये जो बनने वाला छाया है इसकी जो छाया है ये छाया ऐसी बनेगी। देखिए ये दीवार हो गया और ये इसकी क्या होगी छाया होगी। इसकी लंबाई जो है 20√3 है। ये है इतना मीटर है, इतना मीटर है। आगे लिखा है कि उन्नयन कोण का मान क्या होगा। किसका मान निकालना है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब ये होता है। ठीक है, ये उन्नयन कोण का हमको क्या निकालना मान निकालना है। तो हमें पता है उन्नयन कोण का मान निकालना है। क्या लिखा है हाँ उन्नयन कोण का मान निकालना है। उन्नयन कोण का मान मतलब ये थीटा का मान निकालना है। तो हमें पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब भी दिया आधार भी दिया तो हम वहाँ से थीटा का मान निकाल सकते हैं। हमें पता है tan थीटा बराबर होता है क्या होता है। देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कैसे पता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो याद किए होंगे लाल बटे कक्का। क्या याद किए होंगे लाल बटे कक्का क्या होता है। देखिए ये साइन होता है साइन थीटा, और ये क्या होता है कॉस थीटा, और ये क्या होता है tan थीटा। मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर देखिए लंब कितना है। देखिए लंब 20 मीटर है। क्या लिख देंगे 20 मीटर अपॉन आधार कितना है। देखिए आधार 20√3। क्या लिखा 20√3 मीटर है। मीटर से मीटर कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू हो गया 1/√3। देखिए 1/√3 किसका मान होता है तो tan 30 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का 30 डिग्री का लिख सकते हैं यहाँ पे tan कितना डिग्री तो 30 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए थीटा का मान कितना आ गया तो थीटा का मान कंपेयर करेंगे तुलना करेंगे तो थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री है। तो थीटा का मान कितना आ गया तो 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा अगर आप ऐसा वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। इसका एक चाप है। देखिए यहाँ पे एक चाप है, ये मान लेते हैं इसका एक चाप है इतना। लिखा है कि उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। ये उसका केंद्र हो गया। इस पे ये जो चाप है ये कितना डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण जो बनता है ये 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनता है। लिखा है कि कितना सेंटीमीटर का था 14 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या थी। ये त्रिज्या कितनी है तो 14 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है। कितना 14 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसका हमको क्या निकालना है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे त्रिज्या खंड, उसी को त्रिज्या खंड कहते हैं। खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या होता है πr² थीटा बटे 360। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का क्या होता है तो फॉर्मूला होता है। इसी में मान रखते हैं। देखिए पाई का मान कितना होता है तो 22/7 लिख देंगे 22/7 अगुड़े। देखिए आर का मान कितना है। देखिए त्रिज्या कितनी थी 14 थी तो 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या थी। तो आर की जब क्या लिखेंगे 14 स्क्वायर है तो या तो स्क्वायर कर लीजिए या तो 2 बार लिखिए दीजिए स्क्वायर का मतलब। और गुणे थीटा है। थीटा का मान कितना है। देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया 30 डिग्री दिया था। कितना लिख देंगे 30 और बटे कितना था 360 था तो 360 लिख देंगे। देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 3 से गया ये देखिए 3 से गया 3 एक बार में, और 3 के पावर में 6 कितने बार में तो 2 बार में जाएगा कट गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ से 2 से गया ये 11 बार में, और 2 से गया ये कितने बार में तो 2 से गया 6 बार में। यहाँ से हमें पता है 2 से फिर से कट जाएगा। 2 से गया 3 बार में, और 2 से गया 14 कितने बार में 7 बार में। देखिए यहाँ पर 7 से 7 क्या हो गया 7 से 7 कट गया। तो यहाँ क्या बचा 14 और नीचे क्या बचा 3, और ये गुणे 11 भी बचा है। देखेंगे 11 और गुणे कितना बचा है 14 बचा है 14। अब नीचे क्या बचा है नीचे 3 बचा है। इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 11 चौके 44 का 4 हासिल 4, 11 कम 11 4 15 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। क्या इसमें होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है जोकर की टोपी का जो होता है वो कैसा होता है। तो हमें पता है जोकर की टोपी कैसी होती है। पहले हमें याद होना चाहिए कि जोकर की टोपी इस तरह की होती है। इसको हम शंक्वाकार बोलते हैं। त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज तो इस तरह से होता है, त्रिभुज तो इस तरह से होता है। आयतकार भी नहीं है, आयतकार तो इस तरह से जो जोकर की टोपी होती नहीं है। बेलनाकार भी नहीं होता, बेलनाकार तो इसे को बोलते हैं, इसको हम बेलनाकार बोलते हैं। तो बेलनाकार भी नहीं होता है। तो जोकर की टोपी इस तरह की होती है, इसको हम क्या बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं शंक्वाकार।
क्या बोलते हैं, शंक्वाकार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। लिखा है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। तो हमें ये तो क्वेश्चन हमको याद होना चाहिए कि ये प्रत्यक्ष विधि होती है। कौन सी विधि होती है? ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष विधि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक क्या होगा? तो बहुलक का फॉर्मूला होता है, जब माध्य पता हो और माध्यिका पता हो तो बहुलक का एक फॉर्मूला आता है। क्या होता है फॉर्मूला? देखिए होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य, क्या होता है, सॉरी माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणे माध्य, क्या होता है, 2 गुणे माध्य होता है, क्या होता है, माध्य। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 3 गुणे माध्यिका कितनी है, माध्यिका 24 है, लिखेंगे 24 और माइनस 2 गुणे माध्य कितना है, देखिए माध्य 15 है तो लिख देंगे 15। यहाँ से हल करते हैं इसको। देखिए 24 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 चौके 12, 2 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 72 हो जाएगा। माइनस 15 दूना क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। जब इसमें से 30 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 42 बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुलक कितना आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी 42 आ गया। कितना आ गया, 42 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो सबसे पहले हम देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है कि प्रायिकता बोलता है कि जब भी प्रायिकता हमको जिस भी नंबर की प्रायिकता निकालनी हो, किसी भी चीज की प्रायिकता निकालते तो जितना वो आ रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, कुल जितना होता है उसको हम नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, किसी पासे को फेंका जा रहा है, पासे में नंबर कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सम संख्या कितने होते हैं, तो सम संख्या होते हैं देखिए 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, ये सभी पासे में नंबर आते हैं। लेकिन इसमें पूछा है सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या कितने हैं, ये देखिए सम संख्या एक ये है, सम संख्या एक ये है और सम संख्या एक ये है। मतलब सम संख्या कितने हो गए, तो 3 हो गए। तो 3 को लिखेंगे ऊपर और कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को लिख देंगे नीचे। ये कट जाएगा, देखिए 3 से एक बार में और 3 से कितने बार में, 2 बार में। तो कितना आ गया आंसर, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यानी कि अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यदृच्छा निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता। देखिए अब ये भी वही क्वेश्चन है, सेम प्रायिकता ही पूछ रहा है। तो प्रायिकता जब हम निकालेंगे, प्रायिकता किसकी, क्वीन की, मतलब क्वीन की रानी होने की, तो कितनी रानी होती है टोटल 52 पत्तों में। ताश के पत्ते 52 होते हैं, उसमें रानियां कितनी होती हैं, तो हमें पता है 4 राजा होते हैं, 4 जोकर होते हैं, 4 रानियां होती हैं। ठीक है, तो रानियां कितनी, और 4 इक्का होते हैं। तो रानी आने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखिए रानी होने की प्रायिकता, रानी कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 को ऊपर लिख देंगे। अब कुल पत्ते जितने होते हैं, कुल पत्ते कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। तो 52 को कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे यहाँ पे। 4 से कट जाएगा, 4 एक बार में, और 52 कितने बार में, तो 13 बार में। तो 1/13 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे हम देखते हैं, ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आ गया खंड ब। खंड बम जो होते हैं ये 2 नंबर के होते हैं, और जो अभी तक हम लगाए 20 क्वेश्चन वो सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। जो खंड ब है ये कितने नंबर के हैं, 2-2 नंबर के। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए देखा, एक लंबी वृत्ति शंकु की ऊंचाई, सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शंकु बनाते हैं। शंकु क्या होता है, ये हमारा शंकु है, ये शंकु है। क्या लिखा है, एक लंब वृत्ति शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास 48 और 28 है। देखिए इसका व्यास कितना है, 48 है। व्यास का मतलब यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये हो गया, सॉरी इसकी ऊंचाई 48 है। ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः कितना है, 48 है। मतलब ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई जो थी वो 48 है। इसको थोड़ा सही करते हैं, ऊंचाई पहले लिखा है ना, तो मतलब पहला वाला वैल्यू जो है ऊंचाई का है। तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 48 सेंटीमीटर। और यहाँ देखिए व्यास कितना लिखा है, आधार का व्यास कितना है, तो आधार का व्यास 28 है। तो ये व्यास हो जाएगा 28। अच्छा व्यास 28 होगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो उसका आधा हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो व्यास हो गया 28 सेंटीमीटर। ये हो गया। हमें क्या बोल रहा है कि शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमको, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, शंकु के आयतन, ऐसे लिखते हैं शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर होता है, क्या होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है शंकु के आयतन का। लिखेंगे 1/3 पाई, देखिए पाई का वैल्यू रख देंगे कितना, 22/7। कितना रख देंगे, 22/7
गुणे आर का मान मतलब त्रिज्या कितनी है, देखिए कुल 28 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधा मतलब 14 हो जाएगा। तो 14 लिखेंगे, 14 स्क्वायर मतलब कितनी बार, तो 2 बार लिख देंगे, 14 गुणे 14। और गुणे एच का मान कितना है, देखिए यहाँ पे एच का मान कितना, हाइट कितना दिया था 48 सेंटीमीटर दिया था, तो एच का मान कितना रख देंगे 48 रख देंगे, कितना रखेंगे 48। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, उधर जगह नहीं है। देखिए एच का मान कितना रख देंगे यहाँ पे 48 रख देंगे, यहाँ से रखते हैं 48, यहाँ पर लिखते हैं 48। ठीक है, इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो हमारा शंकु का आयतन आ जाएगा। हल करेंगे, देखिए 3 से ये गया, 3 एक कम 3 और एक बच्चा 18 हो गया, 3 छक्के 18 कट गया। 7 के पार में 14 हो गया, कितने बार में, 2 बार में कट गया। अब इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूना ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और गुणे यहाँ क्या बचा 14 और गुणे कितना हो गया 16 हो गया। अब यहाँ गुणा करते हैं, देखिए 16 चौके 64, 64 का 4 हासिल 6, 16 कम 16, 16 और 6 क्या हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 लिख दिए। अब इसका गुणा इस 44 में करना है, किस में करना है 44 में करना है, तो 224 का गुणा हमको करना है किसमें 44 में। इसका गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना क्या 9 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 4 चौके फिर वही आएगा 6 9 और 8 हो जाएगा, जोड़ लेते हैं 6 9 6 15 5 हासिल 1, देखिए 9 1 10 10 और 18 का 8 हासिल 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 98 56, कितना आ गया 98 और 56, ये हमारा आ गया सेंटीमीटर। इस क्या था हमारा आयतन था, आयतन को हम किस में लिखते हैं, तो आयतन को हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, किस में लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। और क्षेत्रफल होता तो किस में लिखते हैं, तो स्क्वायर में लिखते, और लंबाई होता तो सिर्फ सेंटीमीटर लगा देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। किस विधि के द्वारा हमको ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, और इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। देखिए 96 का हम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 के पावर में कितने बार में 2 चौके 8, एक बच्चा 16 हो गया, 2 8 16, 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 के पावर में 8 कितने बार में, तो 4 बार में, फिर 2 से 1 बार में और 2 से कितने बार में 2 बार में, फिर यहाँ से 2 के पहाड़ में यहाँ से 6 बार में, फिर 2 के पहाड़ में 3 बार में, फिर 3 के पहाड़ में कितने बार में 1 बार में। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसका 404 का हम कर देते हैं। 404 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 के पहाड़ में 2 बार में 0, 2 के पहाड़ में 4 2 बार में, 2 के पहाड़ में 1 बार में 0 1 बार में। अब ये तो 101 से ही कटेगा, तो 101 से कितने बार में 1 बार में, इस तरह से होगा। यहाँ से हम मिलाते हैं, दोनों में क्या सेम मिल रहा है भाई, हम क्या हमारा क्या होता है सेम होता है। सबसे पहले लिखेंगे 96 = 96 बराबर क्या लिखा है 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 2 हैं 1 2 3 4 5 5 है, तो 3 1 4 और ये 5, और गुणे लास्ट में क्या था 3 था, तो लिख देंगे 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दे, और दूसरा क्या था यहाँ पे 404 था, इसको लिख देंगे 404 बराबर क्या है यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 101, क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 101। यहाँ से देखिए ये दोनों सेम मिल रहे हैं, यहाँ से ये दोनों सेम मिल रहे हैं, और जो मिलता है वही क्या होता है HCF होता है। तो 2 और 2 मिल गया, HCF हमको निकालना था, तो लिखेंगे HCF बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 2 यहाँ से ले लेंगे जो मिला, और गुणे 1 2 यहाँ से ले लेंगे और दोनों का गुणा कर देंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। ये हमारा HCF आ गया, कितना आ गया 4 आ गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं, ये ख हो गया 2 नंबर का मतलब क्वेश्चन, और ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का ही है। हमको क्या निकालना है, बिंदु लिखा है -1 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या निकालना है, बिंदु के निर्देशांक। तो हमें पता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 बिंदु हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है -1, 7, और मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, ये कितना है 4, -3 है। इनके बीच में कोई एक तीसरा बिंदु है, ये हमें नहीं पता कितना है, तो इसको हम मान लेते हैं x, y मान लेते हैं। कितना मान लीजिए x, y। ये इनके बीच की दूरी और इनके बीच की जो दूरी है उनका अनुपात 2 और 3 का है। कितना है 2 और 3 का है। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। इस बिंदु का हमको क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक। मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु मान लेते हैं P है, और ये बिंदु मान लेते हैं B है। हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। अनुपात कितना दिया है 2 और 3 का। सबसे पहले हमें पता है इसके बीच में कहीं भी अगर कोई बिंदु होता है उसका निर्देशांक पता करने का तरीका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या लिखेंगे, बिंदु P का निर्देशांक
बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखते हैं m1 x2 प्लस यहाँ होता है m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूले होता है। इसमें हम मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो m1 का मान कितना है, ये देखिए जो अनुपात दिया था ना, यही m1 और m2 का मान होता है, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2, मतलब m1 का मान कितना हो गया, तो m1 का मान हो गया 2 और m2 का मान कितना हो गया, तो m2 का मान हो गया 3, और ये x1 होता है, x1 का मान -1 और ये होता है y1 का मान 7, ये होता है x2 का मान 4 हो जाएगा और ये होता है y2 का मान कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। वही सब मान इस पर रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हल करते हैं, देखिए m1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है तो लिखेंगे 2, बीच में कुछ नहीं मतलब बुरा होता है। x2 का मान कितना दिया है, देखिए x2 का मान 4 दिया है तो लिख देंगे 4 प्लस, यहाँ देखिए m2 का मान कितना दिया है, 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, और गुणे x1 का मान कितना दिया है, x1 का मान -1 लिखा है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे -1 लिख देंगे, और बटे m1 और m2, देखिए m1 का मान कितना है 2 है, m2 का मान 3 है तो 2 प्लस क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे इस तरह से, कॉमा यहाँ देखिए m1 का मान कितना दिया है, m1 का मान 2 दिया था लिखेंगे 2, और गुणे y2 का मान कितना दिया था, y2 का मान -3 था तो लिख देंगे -3, और प्लस m2 का मान कितना था, m2 का मान 3 है तो लिख देंगे 3, और गुणे यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 7 तो क्या लिख देंगे यहाँ पे गुणे 7, और नीचे लिख देंगे देखिए m1 प्लस m2, m1 का मान कितना है 2 है, m2 का मान 3 है तो लिखेंगे 2 प्लस 3, इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। m1 का मान 2 था, 2 लिखे थे, x2 का मान कितना था, x2 का मान 4 था तो 4 लिख दे, सही। इसको हल करते हैं, हल करेंगे क्या होगा, देखिए यहीं से हल कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। देखिए 2 4 कितना होता है 8 होता है, प्लस यहाँ देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 बन जाए क्या हो जाएगा -3, नीचे क्या हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, कॉमा यहाँ देखिए ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, और प्लस 3 से 21 होता है, और अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कर देते हैं, देखिए 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 3 गया तो क्या हो जाता है 5 हो जाता है, 8 में से 3 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5, नीचे क्या बचेगा 5 और कॉमा यहाँ देखिए 21 में से 6 गया तो देखिए 21 में से 6 गया तो यहाँ बचेगा 15, और यहाँ क्या बचेगा नीचे 5, यहाँ से देखिए 5 से 5 कट गया कितने बार में 1 बार में, यहाँ से क्या 5 से 15 कितने बार में 3 बार में, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, आंसर आ गया 1,3, कितना आ गया 1,3 हमारा आंसर आ गया। देखिए 1,3, एक बार फिर से समझा देते हैं, देखिए क्या किए थे, सबसे पहले ये है x1 ये है x2, लिख दिए x1 -1 7 लिया था -1 7, यहाँ लिखा था 4, -3 4, -3 लिख दिए। यहाँ पहला वाला x1 होता है, दूसरा ये यहाँ पर जो पहला वाला होता है वो x2 होता है, ये y1 होता है, और ये जो है ये y2 होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो अनुपात है 2 और 3 ये m1 होता है और ये क्या होता है m2 होता है। यहाँ पर हम फॉर्मूला रख देते हैं, फॉर्मूला रख दिए, ये फॉर्मूला था। यहाँ मान रखेंगे m1 का मान कितना था 2 था 2 रख दिए, x2 का मान कितना था देखिए x2 का मान 4 था 4 रख दिए, प्लस था प्लस लिख दिए, m2 का मान कितना था m2 का मान 3 था 3 लिख दिए, x1 का मान कितना था x1 का मान -1 था तो -1 रख दिए, नीचे m1 m2 रखना था m1 और m2 मतलब 2 और 3 रख दिया। यहाँ पे देखिए इन दोनों को गुणा किया, ऐसे ही इसका भी मान रख दिए, ठीक है। इसका कितना रखना था देखिए m1 का मान कितना था, m1 का मान 2 था तो यहाँ पर m1 के जब 2 रख दिए, y2 का मान कितना था तो y2 का मान -3 था तो -3 रख दिए। यहाँ देखिए m2 का मान कितना था, देखिए m2 का मान कितना था 2 था तो 2 लिख दिए, m2 का मान कितना था m2 का मान यहाँ पे था 3 था तो 3 रख दिए, और y1 का मान कितना था, y1 का मान यहाँ पे 7 था तो 7 रख दिए, और नीचे m1 m2 2 और 3 रख दिए। यहाँ पर हल किए 2 4 जा 8 हो गया, 3 का मान में किए -3 हो गया, और नीचे का ऐड कर दिए 5 हो गया। यहाँ देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किए 2 3 जा -6 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया, नीचे का जोड़े तो 5 हो गया। यहाँ से हम क्या किए 8 में से 3 को माइनस कर दिए तो ये कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा और नीचे 5 हो गया। 6 में से ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, 21 में से 6 माइनस हो गया तो 15 बचा, नीचे 5 है तो 5 बचा, 5 से 15 गया 3 बार में और 5 5 गया 1 बार में, 1,3 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है यदि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। तो सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा का मान पता चल जाए तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान निकल जाए। कैसे निकालेंगे देखिए, लिखेंगे साइन अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इक्वल टू कितना है 1/2 है। तो हमें पता है कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन देखिए साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है तो हमें पता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, मतलब साइन 30 डिग्री हम लिख सकते हैं कितना, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान ही कितना होता है 1/2 होता है।
यहाँ तुलना करेंगे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितने आ जाएगी, तो 30 डिग्री आ जाएगी। अल्फा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरे को हल करें, दूसरे वाले को कितना है, कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। कॉस बीटा इक्वल टू कितना है, 1/2 है। इसको हल करें तो लिखेंगे कॉस बीटा इक्वल टू, यहाँ देखिए कॉस में किसका मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। लिखेंगे कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। लिख देंगे यहाँ पर कॉस कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ तुलना करें अगर तो कॉस कॉस तो है, यहाँ बीटा जब क्या है 60 है, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया बीटा का मान। हमें निकालना था अल्फा प्लस बीटा का मान, किसका मान, अल्फा प्लस बीटा का मान। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखिए अल्फा का मान कितना होता है, अल्फा का मान 30 डिग्री है, तो लिख देंगे 30 डिग्री प्लस, यहाँ देखिए बीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो बीटा की आप कितना रख देंगे, 60 डिग्री रख देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 30 और 60 कितना डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ हो गया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का था। बिंदु लिखा है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है। देखिए मूल बिंदु क्या होता है, मान लेते हैं ये निर्देशांक है, ये मान लेते हैं निर्देशांक है, तो बीच में यहाँ पे जो होता है 0,0 होता है, यही मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु दे दिया, कितना दिया है, तो यहाँ लिखा -6, यहाँ लिखा -6,8 दिया है। मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पे है, और ये इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, हमको दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला हमको पता है दूरी का, क्या होता है, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रूट में क्या लिखेंगे, रूट x1 का मान कितना है, इसी में से कोई x1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, x2, यहाँ पे y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y2। तो x1 का मान -6 रख देंगे, -6, और माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान 8 हो जाएगा, और माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे हल करते हैं, लिखेंगे रूट, देखिए -6 में से 0 गया तो -6 ही बचता है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 8 में से 0 गया तो 8 ही बचेगा, इसका स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर ही लगा देंगे। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हल करेंगे तो लिखेंगे रूट, देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है, और जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर होता है उसके घात सम संख्या होती है तो हमेशा प्लस हो जाता है, प्लस। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमें पता है 100 जो होता है वो वर्गमूल होता है, किसका, 10 का स्क्वायर होता है, 100 वर्ग होता है, तो ये बाहर निकलेगा तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया कितना, 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 मात्रक लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट दिया नहीं था, सेंटीमीटर में है कि मीटर में, ये तो दिया नहीं था, तो बस लिख देंगे 10 मात्रक। क्या लिख देंगे, 10 मात्रक। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो 2 नंबर का ये भी है, इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि, लिखा है कॉस ए, क्या लिखा है, कॉट ए, क्या लिखा है, कॉट ए माइनस, यहाँ लिखा है कॉस ए अपॉन, यहाँ लिखा है कॉट ए प्लस, यहाँ लिखा है कॉस ए इक्वल टू, यहाँ लिखा है कॉसेक ए -1 अपॉन, यहाँ लिखा है कॉसेक ए +1। ये हमको सिद्ध करना है। हम क्या करें, सभी में कॉस से भाग कर दें, सब में क्या कर दें, कॉस से भाग। क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे -1 है, यहाँ +1 है, ये यहाँ पे माइनस है लेकिन 1 नहीं है, यहाँ प्लस है लेकिन 1 नहीं है। 1 कब बनेगा, जब कॉस से भाग कर दें, कॉस से कॉस कट जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ भी कॉस से कॉस कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कॉस से भाग कर दें तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। देखिए कॉस से भाग करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कॉस, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन ए। यही होता है साइन ए, ये फॉर्मूला होता है कि कॉट ए इक्वल होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम कॉस ए अपॉन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन ए। ये फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट ए इक्वल होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस ए लिखा है। देखिए यहाँ से हम अगर कॉमन भी कर लेना कॉस को, यहाँ से कॉस को, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा तो 1 बच जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस को कॉमन कर लें, कॉस को कर लिए कॉमन, कॉस ए को, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन, कॉस तो बाहर हो गया तो बचा 1 अपॉन साइन ए, और माइनस यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ से कॉस से कॉमन हो गया, तो कॉस से जब निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 1 बचा। ऐसे ही यहाँ से देखिए नीचे से भी कॉस को कॉमन कर लेते हैं, कॉस ए अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए कॉस ए निकल गया तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन, क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए। देखिए यहाँ से कॉस निकल गया तो क्या बचा 1 अपॉन साइन ए, प्लस यहाँ से कॉस निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पे कॉस निकल गया तो बचा 1। इसको हल करेंगे, देखिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से
कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ देखिए बचा 1/sin। 1/sin को हम कॉसेक बोलते हैं, फॉर्मूला होता है 1/sin इक्वल टू कॉसेक ए, और माइनस क्या है 1 है अपॉन 1/sin क्या होता है, यहाँ पे होता है कॉसेक ए, क्या हो जाएगा कॉसेक ए, और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा +1। ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया कॉसेक। देखिए हमारा प्रूफ हो गया, वही चीज़ हमारा हमको बोला था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम कहाँ शुरू किए थे सॉल्व करना, लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इतना, और हल करते करते ये क्या आ गया हमारा, यह हमारा आ गया राइट हैंड साइड, क्या आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखा देखते हैं, लिखा 5 खंडों को हल करना है। यहाँ पे इसमें 6 खंड दिए होते हैं, लेकिन हमको हल सिर्फ 5 खंडों को करना होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, कितने नंबर के, एक क्वेश्चन 4 नंबर के, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 चौक के 20 नंबर के कुल, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। हमको 6 क्वेश्चन देता है, लेकिन हल करना है सिर्फ 5 क्वेश्चन। लेकिन हम यहाँ पे आपको हल करके दिखाएंगे 6 क्वेश्चन, कि 6 क्वेश्चन हल करने लायक होते हैं। यहाँ पे पहले इसको हल करते हैं। देखिए किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। 17वें पद को हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, हल सभी में लिखिएगा, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 17वां पद दिया है। 17वां पद को हम कैसे लिखते हैं, तो A17 से लिखते हैं। A17 बराबर कितना लिखा है, सॉरी दिया नहीं है, ठीक है, 17वां पद, और क्या दिया है 17वां पद, मतलब A17 लिखा है, उसके 10वें पद से, किससे, 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब अगर 17वें पद में से 10वें पद को घटा दें, किसको, 10वें पद को कैसे लिखते हैं, ये 10 से लिखते हैं, तो 17वां पद जो है ये 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब 17वें पद में से 10वें पद को अगर घटा दें तो कितना बचना चाहिए, तो हमारा 7 बचना चाहिए। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए A17 का फॉर्मूला, A17 को लिखते हैं A प्लस कितने D, तो 16D, इस तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D, इस तरह से लिख सकते हैं। A5 इक्वल टू होता है A प्लस 4D, इस तरह से लिख सकते हैं। A7 इक्वल टू होता है A प्लस 6D, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब A को लिख देते हैं और इसमें से 1 माइनस करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले होता है, फॉर्मूले से निकलता है AN वाले फॉर्मूले से, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसको। या फिर ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए कि A17 है तो A को A लिखेंगे और यहाँ पे 1 घटाकर 16D लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे A10 को क्या लिख सकते हैं हम, A10 को लिख सकते हैं A और प्लस कितने D हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 9D हो जाएंगे, और इक्वल टू कितना लिखा है 7 लिखा है, 7 को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए A लिखेंगे A प्लस, यहाँ देखिए 16D, और यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस A हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 9D हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे, हल करके हमको क्या निकालना था, इसका सर्वांतर मतलब D का मान निकालना है। क्या निकालना है, D का मान। देखिए प्लस A है माइनस A है, कैंसिल हो जाएगा, और 16D में से 9D घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7D बचेगा, कितना 7D, और बराबर कितना बचेगा 7। तो D का मान अगर निकालें यहाँ से, तो यहाँ पे 7 है, और ये 7 कहाँ चला जाएगा, भाग में 7 से 7 कट गया, तो D का मान कितना आ गया, तो D का मान आ गया 1। तो D का मान कितना आ गया, तो 1 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, D का मान 1। आगे हम देखते हैं, सर्वांतर 1 आ गया। आगे देखते हैं, लिखा समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकाला, इसका मूल निकाला। मूल का फॉर्मूला क्या था, मूल का फॉर्मूला होता है, मूल इक्वल टू होता है, मतलब सॉरी मूल मतलब गुणनखंड करना होता है, गुणनखंड करके x की वैल्यू निकालनी होती है, उसको हम मूल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन इसको फॉर्मूले से नहीं करेंगे, इसको गुणनखंड करके करेंगे। क्या लिखा है, देखिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। याद रहे, थकना नहीं है जब तक वीडियो खत्म ना हो जाए, और ये भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है अगर एग्जाम में हमको अच्छे नंबर लाने हैं तो। ये ठान के आप बैठिएगा, लिखेंगे सोल्यूशन मतलब हल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए √2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5√2 में। सबसे पहले करते हैं, जब √2 का मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो 2 हो जाता है, और 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए √2 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 5√2 में, 5√2 में। जब रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है 2 हो जाता है, और ये 5 बचा है, 5 को लिख देंगे, 2 5 कितना हो जाएगा 10। मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब ऐसा हम इसको तोड़ दें बीच वाले को कि गुणा करने पे 10 आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पे कितना आ जाए, तो 7 आ जाए। हमें पता है 5 और 7 में इसको, 5 और 2 में इसको तोड़ सकते हैं। 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। अब 5 और 2 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, तो 7 हो जाता है। इस तरह से हम तोड़ सकते हैं इसको। लिखेंगे √2x² प्लस कितना x, तो 5x प्लस कितना x, तो 2x, और प्लस कितना हो जाएगा 5√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इस तरह से आगे देखते हैं। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, हमको x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन कर लेंगे, बचेगा √2। यहाँ पे एक x बच जाएगा, 2x था, मतलब x² मतलब 2 था, एक x कॉमन कर लिए तो एक x बच गया, प्लस यहाँ देखिए एक x कॉमन हो गया तो क्या बचा, 5 बचा, और प्लस यहाँ देखिए दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, √2। देखिए एक बात याद रखिएगा,
यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ 2 है, लेकिन हमको कॉमन क्या करना है, √2 कॉमन करना था, क्योंकि यहाँ 5 बचाना है तो यहाँ से √2 तो हटाना पड़ेगा, √2 निकलेगा, इसके में से भी √2 निकालना है। अगर 2 है, इसका मतलब 2 के अंदर 2 √2 होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, इसके अंदर कितने √2 होते हैं, तो 2 √2 होते हैं। ऐसे अगर 3 लिखा है, 3 के अंदर कितने √3 होते हैं, तो 2 √3 होते हैं। ऐसे अगर 5 लिखा है, 5 के अंदर कितने √5 होंगे, तो 2 √5 होंगे। इस तरह से होते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसमें कितने √2 है, 2 √2 है, 1 √2 यहाँ भी है, 1 √2 यहाँ भी है, 1 √2 निकाल लो तो यहाँ पे 1 √2 बच जाएगा और एक x बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे √2 बाहर हो गया तो क्या बचा, 5 बचा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये दोनों सेम है, सेम है, तो लिखेंगे √2x + 5 एक ब्रैकेट में, और इन दोनों को लिख देंगे एक ब्रैकेट में, तो क्या लिखेंगे x + √2, ये दोनों एक ब्रैकेट में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। हम सबसे पहले इसके बराबर क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। तो जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, देखिए जब इसके बराबर क्या निकालना था हमको, मूल ही निकालना था। जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो लिखेंगे √2x + 5 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x √2x इक्वल टू +5 उधर की तरफ जाता है तो -5 हो जाता है, और x की वैल्यू निकालेंगे तो -5, और ये √2 कहाँ चला जाएगा, नीचे भाग में चला जाएगा। ऐसे इसको अगर करें तो x + √2 जब इसके बराबर 0 होगा तो बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो +√2 उधर की तरफ जाएगा तो -√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -√2। ये हमारा आंसर हो गया, x = -√2, और एक आंसर ये हो गया x = -5/√2। ये दोनों हमारा आंसर हो गया, x का मान हो गया, यही हमारा मूल होगा, ठीक है। लिखा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण DAC क्या लिखा है, ADC = कोण BAC है, ठीक है। इसका लगता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से कटा हुआ है, नीचे से पूरा क्वेश्चन नहीं यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं इसको, एक बार इसको देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे कटा हुआ है क्वेश्चन, इसको थोड़ा फिर से लगा लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कटे हुए हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये भी इसी में है, ठीक है। इसको पूरा क्वेश्चन पहले लाते हैं। इस प्रकार है सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लिखा है इसको लगा देते हैं। लिखा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है, किस पे है, देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। इस तरह से एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। इस त्रिभुज पर, अच्छा त्रिभुज थोड़ा उधर बनाते हैं, इधर की तरफ बनाते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ बना दिया। इस पर लिखा है क्या है, त्रिभुज है A B और C, लिख दी। यहाँ बोल रहा है भुजा जो BC है, ये है B और C, इस पे एक बिंदु D है, ये क्या है, D है। देखिए लिखा है कि D एक बिंदु इस प्रकार है इस पे कि जो कोण ADC है, देखिए ADC कब बनेगा, जब यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो ये वाला जो कोण है ADC, मतलब ये वाला जो कोण है, आप दूसरे कलर से कर देते हैं, ये वाला कोण लिखा है बराबर है BAC के, मतलब BAC के, मतलब इस वाले पूरे कोण के क्या है, बराबर है। हमें पता है कि जब दो कोण बराबर हो गए, देखिए यहाँ पे ये वाला एक त्रिभुज है और यहाँ पे ये वाला एक त्रिभुज है, तो इन दोनों त्रिभुज में एक एक कोण क्या है, बराबर है। और इसी त्रिभुज में देखिए, इसी त्रिभुज में ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण वो इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के इसी कोण के क्या है, बराबर। मतलब ये वाला जो कोण है ना, ये छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और यही कोण इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। इसका मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज का दो कोण, एक ये वाला एक ये वाला, और एक बड़े वाले त्रिभुज का दो कोण, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। देखिए अलग बना के इसको बराबर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप कर लेते हैं, और जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज ये वाला है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, बनाते हैं अलग से। देखिए एक त्रिभुज हमारा ये है, इसमें ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण बना दी, और ये वाला कोण जो है ये बना दी अलग कलर से, ठीक है। अच्छा एक दूसरा त्रिभुज है, इसको भी बना लेते हैं। ये पूरा बड़ा वाला जो दिख रहा है हमको, ये बड़ा वाला त्रिभुज, यहाँ बना लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। इस तरह से बना दी। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वाला जो कोण है, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये वाला कोण इसके बराबर था, और ये वाला जो कोण है, ये देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज बनाया है, तो इसमें ये C की है कि नहीं, यहाँ पे बना देते हैं C। देखिए ये वाला कोण जो था इसके बराबर था, यहाँ लिख देते हैं A क्या था, A था, और यहाँ क्या था, B था, और यहाँ क्या था, C था, ठीक है। इस तरह बनाती। अच्छा ये दूसरे कलर से था, इसको इस कलर से कर लेते हैं, ठीक है। ये पीला कलर से, ये वाला कोण हो गया C वाला,
और यहाँ क्या था ए डी सी, ये था ए, ये था डी और ये था सी। इस तरह से हम बना दिए। देखिए ए डी सी ये वाला त्रिभुज यहाँ बना दिए, और ये जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज था ए बी सी इसको बना दिए ए बी सी। यहाँ जो सी वाला कोड था इसको यहाँ बना दिए, सी वाला कोड यहाँ बना दिए येलो कलर से, पीला कलर से। यहाँ पे जो कोड था ऊपर देखिए यहाँ बना दिए ए वाला, और यहाँ जो कोड था डी वाला इसको देखिए डी की जगह बना दिए। ठीक है, हमें पता है कि यार देखिए एक पीला वाला कोड इस पीले वाले कोड के बराबर है, और ये वाला जो है इसका आई वाला तो ये इसके बराबर है। ठीक है, इन दोनों कोड क्या है एक दूसरे के बराबर, ये दोनों कोड एक दूसरे के बराबर और ये दोनों कोड एक दूसरे के बराबर। जब भी किसी दो त्रिभुज में दोनों कोड दो कोड क्या हो जाए बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं तो क्या होते हैं समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं समरूप हो जाते हैं। और जब भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। क्या होता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो हमें क्या सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सी ए का स्क्वायर, देखिए सी ए का स्क्वायर कहाँ से मिलेगा हमको, सी ए कहाँ से मिलेगा। देखिए ये सी है ये ए है, जब हम ये जो कोण नहीं बना है इसके सामने वाले भुजा को लिखेंगे तब सी ए हमको मिलेगा। तो इसका मतलब हमें जो कोण नहीं बना है उसके सामने वाले की भुजा को लिखनी है। तो जो कोण नहीं बना है उसके सामने वाले की भुजा कितनी है तो ए सी है। क्या लिखा है ए सी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, क्या लिखेंगे भाई लिखेंगे त्रिभुज किसमें किसमें लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी। क्या लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, किसमें ए बी सी में क्या हमें मिल रहा है, दो चीज मिल रहा है। आप देखिए जो कोड सी है देखिए ए सी डी है कोड दूसरे कलर से लिखते हैं क्या है कोड ए सी डी ये बराबर है। देखिए कोड ए सी डी ये बराबर है ये वाला कोड इस वाला कोड के ए सी बी के, किसके कोड ए सी बी के बराबर है। ठीक है, मतलब दोनों कोड मतलब जो कोड सी है दोनों में मतलब क्या है दोनों का उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में समान है कॉमन है। इस तरह से दोनों कोड बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ से आगे हम अगर देखें ये वाला जो कोड है कोड बी ए सी लिखेंगे तथा कोड बी ए सी मतलब ये वाला कोड ये वाला जो यहाँ बना हुआ है बी ए सी ये इस वाले कोड के बराबर मतलब ए डी सी के बराबर है। लिखेंगे बराबर कोड ए डी सी के, क्या लिखेंगे ए डी सी के बराबर। ठीक है, इस तरह से दो कोड तो बराबर है। जब भी दो कोड बराबर हो जाते हैं ये तो दिया हुआ था ये वाला और ये वाला तो कॉमन है दोनों में, लिखेंगे उभयनिष्ठ है। ये वाला क्या है उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है उभयनिष्ठ है। और ये जो है ये तो दिया था, लिखेंगे दिया, यहाँ पे देखिए दिया था दिया है। ठीक है, इस तरह से दो कोण जब बराबर होता है दोनों त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज क्या होता है समांतर समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है समरूप, मतलब कौन कौन से त्रिभुज ए डी सी जो यहाँ पे दिख रहा है ए डी सी और एक त्रिभुज ए बी सी, दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। तब लेकिन त्रिभुज ए डी सी समरूप हो जाएंगे किसके त्रिभुज किसके समरूप हो जाएगा किसके त्रिभुज ए बी और सी के। और जब दो त्रिभुज समरूप हो गए, क्यों त्रिभुज समरूप है क्योंकि एंगल क्राइटेरिया से एंगल समरूपता, या फिर आप लिख सकते हैं कोण समरूपता से। ठीक है, अच्छा जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। हमें क्या दिखाना था, देखिए सी ए लिखा था, सी ए क्या है देखिए यहाँ पे सी ए ये है जो मतलब उसके सामने का कोण है जो अभी बना नहीं है, जहाँ पे कोण नहीं बना है उसके सामने वाली भुजा है। ठीक है, अच्छा तो ये भुजा हमको लिखनी है सी ए, लिखते हैं सी ए अपॉन नीचे क्या रखना है, देखिए यहाँ कोण नहीं बना था इसके सामने वाली भुजा बोला था सी ए, लिख दिया हम सी ए। तो इसके नीचे यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में ये दोनों समरूप हैं तो इस यहाँ पे जो कोण नहीं बना है, यहाँ तो कोण बना है यहाँ भी कोण बना है, यहाँ कोण नहीं बना है तो इसके सामने वाली भुजा को लिखनी है, कितनी है डी सी है। तो क्या लिख देंगे सी डी लिखिए या फिर डी सी लिखिए, क्या लिख देंगे सी डी क्योंकि यहाँ पे सी डी लिखा था, नीचे क्या लिख देंगे सी डी बराबर। यहाँ देखिए बराबर में क्या लिखना, तो यहाँ पे और क्या चाहिए था हमको BC चाहिए था। देखिए BC है क्या यहाँ पे, देखिए B और C यहाँ पे है, मतलब ये स्काई कलर का जो है इसके सामने जो है यहाँ पे BC इसको हमको लिखना है। तो इसका मतलब इसके यही सेम है इस कलर का, तो इसी के सामने वाले को उसके नीचे लिखना पड़ेगा, मतलब BC लिखेंगे यहाँ पे बराबर में BC अपॉन यही कोण कहाँ पे है ऊपर वाले में, यही कोण कहाँ है यहाँ पे, तो इसके सामने वाली भुजा कितनी है तो AC है, तो AC को कहाँ लिखना पड़ेगा हमको नीचे। AC को क्या लिख सकते हैं CA भी लिख सकते हैं, AC लिखिए या फिर CA लिखिए। यहाँ से हमको सिद्ध करना था, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा CA और गुणे यही इधर आएगा तो यहाँ भी CA हो जाएगा और बराबर यहाँ क्या है BC और ये चले जाएगा गुणा में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा गुणे CD हो जाएगा।
यहाँ पे हमें पता है सी ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर हो जाता है और बराबर यहाँ पर हो जाएगा बी सी गुणे क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया कि देखिए ए सी का सी ए का स्क्वायर, देखिए सी ए का स्क्वायर बराबर, ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तभी चलेगा, बी सी गुणे सी डी। क्या लिखा है, बी सी गुणे सी डी। यहाँ पे देखिए बी सी लिखा है, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। लाइए सही कर देते हैं इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, सी ए का स्क्वायर बराबर बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं और गुणे सी डी। ये हमारा क्या हो गया, तो सिद्ध हुआ, ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए सेम आ गया तो हमारा सिद्ध हो गया। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं इसको, इसलिए आराम से बताएं कि बढ़िया से आप समझ पाएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है एक चतुर्भुज, यहाँ पे एक चतुर्भुज है, किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। ठीक है, एक वृत्त बना दें सबसे पहले, ये हो गया वृत्त, सॉरी ये हमारा हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया हमारा वृत्त और इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बना दिया गया है। ठीक है, इसके परिगत मतलब बाहर, देखिए यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या बना दिया गया, एक चतुर्भुज इस तरह से बनाया गया, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक चतुर्भुज का निर्माण किया गया है, इस तरह से, जो इसकी भुजाओं को स्पर्श करती हुई जाती हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक चतुर्भुज बना दिया गया है, इस तरह से यहाँ पे एक चतुर्भुज बना दिया। आगे लिखा है, क्या लिखा है चतुर्भुज का नाम, ए बी सी डी। तो यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी, यहाँ लिख देंगे सी और यहाँ लिख देंगे डी। इस तरह से एक क्या बन गया, हमारा चतुर्भुज हो गया। हमको सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी, मतलब ये ए बी है और ये क्या है, सी डी है, और बराबर है ए डी प्लस बी सी के। किसके बराबर है, ए डी प्लस बी सी के बराबर है। हम इसके बीच में जो बिंदु है इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एम एन ओ पी। हम मान लेंगे जो स्पर्श रेखा वृत्त को, सॉरी जो भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं वो एम एन ओ पी बिंदु पर करती हैं। लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं हल, लिखेंगे माना चतुर्भुज की भुजाएं क्या लिखें, एम एन ओ पी बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती हैं। क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। तब क्या लिखेंगे, तब हमें पता है जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, देखिए ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, दोनों जाकर अगर एक ही बिंदु पर मिलते हैं कहीं न कहीं, दो स्पर्श रेखाएं जाकर अगर वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं जाकर अगर एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो समान होती है। क्या होती है, समान होती है। तो देखिए ये जो ए एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये ए पी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा किसके, ए पी के। तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1। अच्छा इधर भी हम देखते हैं, देखिए जो एम बी है ये किसके बराबर हो जाएगा, बी एन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही बिंदु से जाने वाली जो दो स्पर्श रेखाएं होती हैं, अगर दोनों स्पर्श रेखाएं दोनों की लंबाई क्या होती है, तो बराबर होती है। तो जो बी एम है वो बी एन के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी एम बराबर हो जाएगा बी एन के बराबर हो जाएगा, किसके, बी एन के। इस तरह से हम लिख दिए। ठीक है, इसको भी कैपिटल ही बना देते हैं, सभी कैपिटल बना है, एन को भी किस तरह बना देते हैं, यहाँ पे कैपिटल बना देते हैं। ठीक है, तो बी एन के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो गया, ये बी एन के। ठीक है, इसको बना लेंगे समीकरण 2। आगे अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे डी ओ है ये पी डी के बराबर है। लिखेंगे डी ओ बराबर पी डी, समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये डी है, पी डी, और यहाँ जो ओ सी है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो एन सी के बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ओ सी बराबर एन सी। ये हो गया समीकरण 4। चारों समीकरण को जोड़ लेंगे। क्या लिखेंगे, चारों समीकरण को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो देखिए चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम, क्या लिखेंगे, ए एम प्लस क्या हो जाएगा, बी एम, क्या लिखेंगे, बी एम प्लस क्या है, डी ओ, लिखेंगे डी ओ प्लस यहाँ क्या है, तो ओ सी है, क्या लिख देंगे, ओ
सी बराबर इधर की तरफ क्या है, ए पी प्लस बी एन, ए पी प्लस बी एन प्लस आगे क्या है, पी डी प्लस एन सी, क्या हो जाएगा, पी डी प्लस एन सी। यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए इधर वाले को एक तरफ जोड़ लिए और इधर वाले को एक तरफ जोड़ लिए। अब हम देखें ए एम और बी एम, देखिए ए एम और बी एम इसको हम लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि मिला टोटल हो जाएगा तो इसको ए एम और बी एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। इसके जब लिख देंगे ए बी प्लस, यहाँ पर हमें पता है डी ओ है, देखिए यहाँ पे डी ओ है और ओ सी है, देखिए ओ सी है, इसको हम लिख सकते हैं डी सी, क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं डी सी इक्वल टू, देखिए ए पी प्लस बी एन है, देखिए ये ए पी हो गया, ये ए पी प्लस कितना है, बी एन है, बी एन इधर है, ठीक है। एक काम करते हैं ना कि यहाँ देखिए ए पी प्लस पी डी, देखिए ए पी प्लस पी डी, देखिए इन दोनों को अगर जोड़ दें ए पी प्लस पी डी को, ए पी प्लस पी डी को, ये टोटल ए डी हो जाएगा, तो उसके इन दोनों को जोड़ के क्या लिख सकते हैं हम, ए डी लिख सकते हैं। और प्लस अगर बी एन और एन सी को जोड़ दें, देखिए बी एन और एन सी को जोड़ दें तो टोटल हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही तो सिद्ध करना था, यही था, देखिए ए बी हो गया प्लस ऐसा, इसको सही कर लेते हैं ए बी और प्लस, देखिए डी सी को सी डी भी लिख सकते हैं और यहाँ क्या था, ए डी था तो ए डी और बी सी है तो बी सी है, ये हमारा सिद्ध हो गया ए डी और प्लस बी सी। देखिए हमारा यही सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया। इस तरह से आप ये आराम से कर सकते हैं और इसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, तो इसके लिए आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि दिए गए आवृत्ति विवरण के आंकड़ों का माध्यक कितना है, 28.5 है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। हमको किसके मान ज्ञात करना है, x और y का, और n का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 60 दिया हुआ है। इसको हल करते हैं, ये भी मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को लाइन से लिख लेते हैं इस तरह से, लेकिन वर्ग अंतराल क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्ग अंतराल क्या है, यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल लिखा हुआ है कितना है, 0 से 10, 0 से 10 और क्या है 10 से 20, 10 से 20 और क्या है 20 से 30 और 30 से 40 और क्या लिखा है 30 से 40 और है 40 से 50, 50 से 60, 40 से 50 और 50 से लिखा है 60। इस तरह से हम लिख दिए वर्ग अंतराल। यहाँ पर हम लिख देते हैं बारंबारता, क्या लिखेंगे, बारंबारता, यहाँ पर लिखते हैं बारंबारता, कितना लिखा है बारंबारता, देखिए यहाँ पे लिखा है 5x, लिखा है 5, यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है 20, यहाँ लिखा है 15 और 15 के बाद y और 5, यहाँ लिखा है y और यहाँ लिखा है 5। इस तरह से हम लिख दिए बारंबारता। हमें क्या करनी होती है, यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालनी होती है। यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे हमको क्या दिया, माध्यक दिया है, माध्यक के लिए हमको पहले माध्यक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। माध्यक का फॉर्मूला लगाने के लिए पहले संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता को हम किससे लिखते हैं, तो हम संचयी बारंबारता को लिख देते हैं यहाँ पे संचयी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 5 को 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 है तो 5 को 5 लिख देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं, 5 और x को जोड़ के लिखते हैं, कितना हो जाएगा 5 प्लस x, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं, कितना हो जाएगा 5 और 20, 25 हो जाएगा, 25 प्लस x हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो 25 और ये कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और प्लस क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा तो 40 और प्लस x और प्लस y को भी जोड़ लिए तो प्लस y हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो 40 और 5 क्या हो जाएगा तो 45 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा तो x और प्लस क्या हो जाएगा तो y हो जाएगा। इस तरह से हम इसको संचयी बारंबारता इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकल गया, इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे करते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे ये खींच दी लाइन, यहाँ पे हमें ये टोटल जोड़ने पे जो आता है वही n का मान होता है। सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 और 20 25, 25 और 15 ये हो जाएगा 25, 5 है 30 और 10 40, 40 5 45, ये हो गया हमारा 45। अलग कलर से इसको लिखते हैं, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा n बराबर, n का मान आ गया
कितना गया 45 और प्लस इसमें देखिए x भी है y भी, तो x को भी जोड़ना पड़ेगा और प्लस किसको जोड़ना पड़ेगा, y को भी जोड़ना पड़ेगा, मतलब टोटल जोड़ने पे इतना आएगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या हमको निकालना था, यहाँ पे माध्यक निकालना था। माध्यक के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया था, यहाँ पे n का मान दिया था, कितना दिया था 60 दिया था। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है n का मान कितना दिया 60 दिया है, तो n बराबर 60, तो n/2 निकालना होता है हमको, तो n/2 निकाल लेंगे यहाँ पे, तब लिखेंगे तब n/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2 का मान इसमें 60 रखेंगे और 60 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 30 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा यहीं पे n का मान रख के हम ये x और y का मान निकाल सकते हैं। n का मान कितना रख देंगे, देखिए लिखेंगे n बराबर 60, तब n का मान कितना रख देंगे 45 और प्लस कितना x प्लस वाई है, x प्लस वाई, और बराबर कितना दिया है 60 दिया है। मतलब n का मान जो था यहाँ पे, n का मान 45 प्लस x प्लस वाई, ये हम रख दिए यहाँ पे 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60 था, बराबर 60 लिख दिया। हमें x प्लस वाई का मान निकालना है, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर यहाँ लिखा है 60 और 45 प्लस में उधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -45 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 60 में से 45 गया तो हो गया 15, कितना हो गया 15 गया। हमें पता है यहाँ पे कि x प्लस वाई का मान आ चुका है 15। ठीक है, यहाँ से x का मान अगर निकाल लें, किसका मान निकालें, x का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 और y प्लस में दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, तो -y हो जाता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा था कि जो माध्यक है वो 28.5 है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग कौन सा होगा, लिखेंगे यहाँ पे माध्यक दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कि माध्यक 28.5 है, तब माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग देखिए यहाँ पे, देखिए 28.5 किस में के बीच में आएगा, तो हमें पता है जो 28.5 आएगा वो 20 से 30 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा, तो यही माध्यक वर्ग कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग 20 से 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30, तब माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा, क्या होगा, यहाँ आप लिखेंगे 20 से 30 होगा। और हमें पता है जब ये माध्यक वर्ग हो गया, ध्यान से देखिएगा 20 से 30, ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। तो माध्यक वर्ग में जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो L का मान होता है। किसका मान होता है, L का मान होता है। लिखेंगे तब, क्या लिखेंगे, तब L बराबर, देखिए L बराबर, देखिए ये L का मान होता है 20, लिख देंगे 20, छोटा वाला L का मान होता है, और ये जो होता है ये कैपिटल F का मान होता है। तो F का मान कितना लिखा है, F का मान लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना लिखा है 20, तो लिख देंगे 20, इसको स्मॉल f से भी लिख सकते हैं आप। किसका मान है ये, F का मान है, F का मान कितना हो गया, तो ये हो गया 20 है। और इसके ऊपर वाला जो होता है ये वाला, ये संचयी बारता है, FC का मान होता है, कितना है 5 + x, तो FC का मान कितना हो जाएगा, FC का मान हो जाएगा संचयी बारता जिसको बोलते हैं, ये है 5 + x हो जाएगा। और h का मान कितना है, देखिए अंतर कितने का है, 30 से 40, 20 से 30, ये 10 का अंतर है सब में, तो h का मान कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। इस तरह से अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है माध्यक का, देखिए इतना लिख लिए, इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें पता है फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ लिखते हैं माध्यक का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे माध्यक बराबर होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे L प्लस, यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में n/, यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ लिखते हैं -FC अपॉन, यहाँ होता है F और यहाँ होता है × H, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ मान रखते हैं, देखिए L का मान कितना रख देंगे, L का मान रखेंगे, L का मान कितना था 20 था, लिख देंगे 20, यहाँ लिखेंगे 20 प्लस, यहाँ देखिए n/2 का मान कितना है, देखिए n/2 का मान कितना है, n/2 का मान यहाँ से निकाले थे तो 30 आया था, लिख देंगे यहाँ पे 30 और माइनस FC का मान कितना है, देखिए यहाँ पे FC मतलब संचयी बारंबार था, कितना आया था FC का मान 5 + x आया था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 + और x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, नीचे f है, f का मान कितना है, यहाँ पे f का मान है यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 और यहाँ पे h है, h का मान कितना आया था 10 आया था, तो लिख देंगे 10। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हल कर देंगे, लिखेंगे 20 प्लस यहाँ देखिए ये 30 है तो लिखेंगे 30
और यहाँ देखिए प्लस इधर से यहाँ पे -5 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, पूरे नीचे क्या हो जाएगा तो 20 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और गुणे यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे गुणे क्या लिख देंगे तो 10 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 20। और यहाँ देखिए माध्यक कितना दिया था, हमारा माध्यक दिया था 28.5, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माध्यक के जब पे 28.5, यहाँ लिख देंगे 28.5, तो यहाँ लिख देंगे 28.5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 28.5 और ये प्लस 20 है, 20 को इधर की तरफ भेज देंगे तो -20 हो जाता है, और बराबर में बच जाएगा। यहाँ पे देखिए 30 में से 5 गया तो कितना बचा, तो 25 और -x, और नीचे क्या बच गया तो 2 बच गया इस तरह से। देखिए इसमें से 20 घटा देंगे तो बचेगा 8.5, घटा दिए कितना बचा 8.5, ये भाग में इधर की तरफ भेजेंगे तो किस में आ जाता है, गुणा में आ जाता है। यहाँ बचेगा 25 -x, यहाँ से देखिए गुणा कर देंगे, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 8 16, 16 1 कितना हो जाएगा 17, पॉइंट 1 नंबर बात है, 1 नंबर बात क्या लगा देंगे तो पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 25 -x। यहाँ देखिए 17 है, लिखेंगे 17, और ये 25 इधर की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा -x। यहाँ देखिए इसमें से जब इसको घटा देते हैं तो बचता है -8, और बराबर यहाँ बचेगा -x। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 8 हो जाएगी। x का मान कितना आ गया तो x का मान आ गया 8। यहाँ से x का मान अगर हम रख दें इस समीकरण में, देखिए यहाँ जो आया था इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, तो x का मान अगर इसी समीकरण में रख दें, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे x बराबर 15 - y है, तो x इक्वल टू है 15 - y। यहाँ पे x का मान रख देते हैं, कितना रखेंगे x का मान 8 रख देंगे, तो 8 रख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 बराबर 15 - y, तो 8 + 15 इधर आएगा तो -15 बराबर -y, और इसमें से घटा देंगे तो बचेगा -7 बराबर -y, और माइनस माइनस कैंसिल रहेगा तो y का मान कितना आ गया तो y का मान आ गया 7। तो इस तरह से हम निकाल लिए x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 8, और y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 7। यही हमको निकालना था 8 और 7। इस तरह से हम इसको अभी आंसर निकाल सकते हैं। ये भी कितने नंबर का था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है किसी कारण 12 खराब पेन, देखिए यहाँ लिखा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिला दिए जाते हैं। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है, मतलब हम देख के नहीं बता सकते कि दोनों एक दूसरे में मिक्स कर दिए, कितने पेन, कुछ खराब पेन और कुछ अच्छे पेनों को एक साथ मिक्स करने के बाद हम ये नहीं बता सकते देखकर कि वो खराब है और वो अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से हमको पता नहीं चलेगा उसमें कौन सा खराब है और कौन सा बढ़िया पेन है। लिखा है इस प्रकार मिश्रण में से एक पेन यदि निकाली जाती है, बिना देखे उसमें से एक पेन निकाल लिया जाता है। लिखा है कि निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी, क्या किसकी प्रायिकता पूछा है, अच्छे होने की। सबसे पहले हम लिखते हैं कि अच्छे पेनों की संख्या और खराब पेनों की संख्या। सबसे पहले लिखते हैं खराब, यहाँ लिख देंगे हल, और यहाँ लिख देंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। क्या लिखा है कि अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की, ध्यान रहे पूरा वीडियो खत्म होने तक थकना नहीं है, पेनों की संख्या कितना लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, तो कितना लिखा है 12 है, लिख देंगे 12, लिखेंगे तथा खराब पेनों की संख्या कितनी है, खराब पेनों की संख्या कितनी है बताइए। यहाँ पे खराब पेनों की संख्या है यहाँ पे 132, लिख देंगे 132 इस तरह से, ठीक है। ठीक है, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है, क्या लिखेंगे किसकी प्रायिकता निकालनी है, अच्छे पेनों की प्रायिकता, लिखेंगे अच्छे, लिखेंगे अच्छे पेनों की प्रायिकता बराबर, क्या लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या क्या हो जाएगा, अच्छे पेनों की संख्या कहाँ लिखेंगे ऊपर, और कुल पेनों की संख्या नीचे, कुल पेनों की संख्या ये हम कहाँ लिख देंगे तो नीचे लिख देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अच्छे पेनों की संख्या कितनी थी बताइए, अच्छे पेनों की संख्या कितनी थी 12 थी, लिख देंगे यहाँ पे 12, और बटे कुल पेनों की संख्या कितनी है, देखिए
ये तो खराब पेनों की संख्या थी और ये अच्छे पेनों की संख्या थी, कुल पेनों की संख्या हम रखनी है। मतलब इसका मतलब हो गया कि अच्छे पेनों की संख्या और खराब पेनों की संख्या को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तभी तो कुल पेनों की संख्या आएगी। तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, तो 12 है, तो लिखेंगे 12 और प्लस यहाँ खराब पे, सॉरी यहाँ पे क्या था, खराब पेनों की संख्या 12 थी और अच्छे पेनों की संख्या 132 थी। यहाँ पे उल्टा हो गया, देखिए यहाँ पे अच्छे पेनों की संख्या कितनी थी, यहाँ पे अच्छे पेनों की संख्या थी 132 था और खराब पेनों की संख्या कितना था, तो खराब पेनों की संख्या 12 था। तो यहाँ पे हमें क्या रखना था, अच्छे पेनों की संख्या रखना था। तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पर अच्छे पेनों की संख्या 132, लिख देंगे यहाँ पे 132 और नीचे कुल पेनों की संख्या लिखना था। कुल पेनों की संख्या निकालने के लिए अच्छे पेनों की संख्या को और खराब पेनों की संख्या क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए कुल पेनों की संख्या निकालने के लिए अच्छे पेनों की संख्या 132 और खराब पेनों की संख्या क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 132 और प्लस खराब पेनों की संख्या कितनी है, 12, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसी को बस हल कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, देखिए 132 लिखेंगे 132 और बटे नीचे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 2 4 होता है। यहाँ देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ काट देंगे, देखिए किससे कट जाएगा, यहाँ से 4 से कट जाएगा, 4 से गया, सॉरी 4 से नहीं जाएगा, यहाँ से आप काट सकते हैं 12 से काट सकते हैं, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 से कट जाइए कितने बार में, 12 बार में। तो ये हमारा आंसर आ गया 11/12, ये आंसर हो गया। यही प्रायिकता होगी, कितना आ गए 11/12। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ देखिए आप, ये दोनों क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं और इसमें से कोई एक क्वेश्चन करने होते हैं। लिखा है एक तीसरा क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन है, दोनों में से यहाँ बीच में अथवा लिखा है, मतलब दोनों में से क्या करने हैं, कोई एक करने हैं। और एक करने कितने नंबर मिलेंगे, तो 6 नंबर मिलेंगे और एक ही करने होते हैं। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखा है भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और यह 1/4 हो जाएगी जब उसके हर में 8 क्या कर दिया जाएगा, 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे माना भिन्न x/y है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना ये ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, माना भिन्न का, ऐसे लिखते हैं, माना भिन्न x, क्या लिखेंगे, माना भिन्न x/y है, तब प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या मिलेगा हमको प्रश्नानुसार। देखिए यहाँ पे x क्या लिखा था, जब भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। तो अंश में 1 घटाएंगे, अंश यही x है, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो अंश में 1 घटा दिए और नीचे हर y हो गया। अब बराबर कितना हो जाता है, तो 1/3 हो जाता है, तो लिख देंगे 1/3। लिखेंगे तथा दूसरा क्या दिया था, आप दूसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा था कि यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ देते हैं। देखिए 1/4 हो जाएगी जब उसके हर में 8 जोड़ देंगे। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं। देखिए या फिर लिख ही देते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे तथा क्या लिखा है, जब उसके हर में क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। हर में जोड़ेंगे तो ऊपर अंश वही से लिख देंगे और हर में 8 जोड़ना है तो y में 8 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाता है, तो लिखा है 1/4 हो जाता है, तो बराबर हो जाएगा 1/4। लेकिन दोनों समीकरणों को हल करने पर क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे। देखेंगे दोनों समीकरणों को हल करने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए हम इसका गुणा इधर कर देते हैं, 3x हो जाएगा और माइनस इसका गुणा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब बराबर y का गुणा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इस तरह से y का मान आ गया। अच्छा इधर क्या, इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर दें तो 4x हो जाएगा और इसका इधर गुणा कर दें तो क्या ना हो जाएगा, यहाँ पे y का एक में करेंगे तो y हो जाएगा, और सॉरी इक्वल टू रहेगा बीच में, इक्वल टू y का इधर करेंगे तो y हो जाएगा और प्लस 8 बन जाए क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा इस तरह से। अच्छा यहाँ से y का मान यहाँ इसमें रख दें हम, ये समीकरण 1 बना दें, इसको समीकरण 2 बना दें। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे समीकरण ऐसे लिख देते हैं 1 व 2 से क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पे 4x है, लिखेंगे 4x इक्वल टू y का मान कितना है, y का मान है 3x - 3, क्या लिख देंगे 3x - 3। आगे क्या है 4x को लिख दिए, y का मान दिए +8 है, लिख देंगे +8। इसको हल करते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, गलती से लग गया। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4x, 3x इधर की ओर आएगा तो -3x हो जाता है और यहाँ देखिए 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 5 बच जाएगा।
4x में से 3x गया तो बचेगा x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और यही x की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें तो y की वैल्यू निकल सकती है। इस वाले में समीकरण 2 में रख दें, लिखेंगे समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से इसी में रख दें। समीकरण 2 में लिखा क्या है, 4x इक्वल टू y के मान कितना लिख देंगे, 5 रख देंगे और 8 है तो +8 हो जाएगा इस तरह से। तो x बराबर देखिए 8 5 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। और बटे यहाँ पे लगता है कुछ गलत हो रहा है, x का मान कितना है, 5 आया है। x का मान सॉरी x की जगह रखेंगे ना, x का मान आया तो यहाँ पे x की जगह पर रखेंगे, ये गलत रख रहे हैं। क्या लिखा था समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 4 और x की जगह कितना रखेंगे, तो x का मान कितना है, 5 आया तो लिखेंगे 5 और इक्वल टू कितना है, y का मान है y +8 है तो 8 लिख देंगे। कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 5 जो कि कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और +8 इधर जाएगा तो -8 हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा इस तरह से। इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12, अब बराबर क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा। y का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः भिन्न कितना है, देखिए x का मान कितना आया 5, लिखेंगे 5, y का मान कितना आया, y का मान 12 आया बटे 12 है, भिन्न कितना है 5/12 है। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ये हो गया हमारा 5/12, ये आंसर हो गया। हम देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, इसको हल करते हैं। इसी पेज पे हल करते हैं तो इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसी पे हल कर देंगे, इसको भी इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 30 मिनट की क्या चलता है, देरी से चलता है। क्यों देरी से चलता है, देखिए यहाँ पे एक विमान है जो कि 30 मिनट की देरी से चलता है, ठीक है। आगे लिखा है 1500 किलोमीटर दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी है। विमान की समान चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दूरी लिखते हैं, दूरी कितना दिया है, 1500 लिखा है, लिखेंगे दिया है क्या लिखा है, दूरी बराबर क्या लिखा है, 1500, क्या लिखा है 1500 किलोमीटर। अच्छा दूरी दिया तो हम समय भी निकाल लेते हैं, लिखेंगे समय बराबर क्या होता है, समय बराबर अच्छा यहाँ पर हम मान लेते हैं, चाल तो पता नहीं है, पहले स्टार्टिंग चाल क्या है, तो समान चाल हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन माना समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा, देखिए तब हमारा अगर समय निकालें, क्या लिखेंगे, समय बराबर, हमें पता समय बराबर क्या होता है, दूरी और बटे क्या होता है, बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। यहाँ मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी कितनी है, दूरी है 1500 और बटे चाल कितनी है, चाल है x, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, तो समय आ गया। लेकिन समय आधे घंटे लेट पहुंचा था, क्या लिखा था, आधे घंटे लेट पहुंचा था। आधे घंटे जब लेट पहुंचा तो कितने समय में उसको पहुंचना पड़ेगा, लिखेंगे लेट होने के बाद बचा समय कितना हो जाएगा, कितने समय में उसको पहुंचना पड़ेगा, पहुंचना कितने समय में था, टोटल इतने समय में पहुंचना था उसको, तो लिखेंगे 1500 बटे x, 1500 ये उसका समय था, इतने समय में पहुंचना था। लेकिन वो आधे घंटे लेट हो गया, तो आधा घंटा इसमें घटा लेंगे, आधे घंटे घटाएंगे, मतलब आधे घंटे का मतलब क्या होता है, 1/2, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट था ना, 30 मिनट मतलब आधा घंटा होता है, आधे घंटे को हम कैसे लिखते हैं, 1/2 से लिखते हैं। तो इतने समय में उसको पहुंचना पड़ेगा, इतने घंटे में उसको क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, इतने हावर में। देखिए ये समय था, मतलब इतने में उसको पहुंचना था, लेकिन वो आधे घंटे लेट घर से निकला, तो आधे घंटे पहले तो पहुंचना है, तो स्कूल समय में से आधे घंटे को हम घटाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि इतने समय में उसको पहुंचना है वहां पर। तो ये हमारा लेट होने के बाद जो समय बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, इतने समय में उसको वहां पे पहुंचना है। आगे लिखा है कि इसका जो चाल हो जाएगा, देखेंगे अच्छा यहाँ क्या निकाला था, हमको चाल निकाला था, तो हमें पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, उसी से हम निकालेंगे, लिखेंगे दूरी बराबर, हमें पता है क्या पता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे
समय होता है, लिखेंगे समय। अब देखिए चाल कितना है, तो वो अपनी स्पीड, पहले चाल कितनी थी, एस थी, सॉरी एक्स थी, और इसमें अपनी चाल क्वेश्चन में लिखा 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पे कितना किलोमीटर बढ़ाना पड़ा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया एक्स में, तो एक्स में 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो, तो लिखेंगे प्लस 250 ये बढ़ा दी, तो गुणे समय कितना है, समय ये आया था 1500/x माइनस 1/2। बस इसी को हम हल कर देंगे, और दूरी कितना दिया था, दूरी दिया था 1500, इस तरह से। अब इसी को बस हम हल कर देंगे, हमारा x का मान आ जाएगा। निकालते हैं यहाँ पे, देखिए x का मान लिखा 1500 लिख देंगे, बराबर यहाँ देखिए x का इसमें दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो x से x क्या हो जाएगा, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1500x, और नीचे क्या है x है, फिर माइनस 1/2, और x का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और फिर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे कितना 15, इसका 25 का गुणा हमको कितना किसमें करना 15 में, 15 × 5 = 75, 75 का 5 हासिल कितना होगा 7, 15 दूना 30, 30 और 7 क्या हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना जो 1 जीरो इसमें 3 जीरो इसमें, तो 3 जीरो लगा देते हैं इस तरह से। नीचे क्या है x है, तो x लिख देंगे। यहाँ देखिए माइनस, देखिए यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और बटे 2 है तो क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे इस तरह से, सॉरी 250 है तो 250 है, 250 हो जाएगा, और नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हल करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए x से x कट गया तो यहाँ पे 1500, और ये 1500 इधर आ जाएगा तो माइनस 1500 हो जाएगा, और बराबर यहाँ देखिए माइनस 1/2x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 300 प्लस 375 और 000 और बटे x हो गया, और माइनस ये कट गया कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा इसको हल करेंगे, देखिए ये 0 हो गया, बराबर यहाँ बचा माइनस 1/2x, यहाँ पे बचा प्लस 375 कितने जीरो 3 जीरो बटे x है यहाँ पे, और माइनस 125 है। हम क्या करें पूरे में x से गुणा कर दें, पूरे में x से गुणा करेंगे तो ये x में 0 में गुणा होगा तो 0 ही होता है। यहाँ देखिए x से गुणा हो जाएगा तो माइनस 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे x से गुणा करें x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 375 और 3 जीरो बच जाएगा, और माइनस यहाँ पे x से गुणा करेंगे तो 125x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125x हो जाएगा इस तरह से। और इसको अगर आगे सॉल्व करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 से भी गुणा कर देते हैं, -2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि हम नीचे 2 है तो -2 से गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा, -2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर, यहाँ देखिए -2 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस, और 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 2 से गुणा करेंगे इसमें तो क्या ना हो जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा यहाँ से देखिए कटा था ये तो 2 × 5 = 10 के 0 हासिल 1, 2 × 7 = 14, 15 × 5 हासिल 1, 2 × 3 = 6 और 1 7, 750 हो जाएगा। अब कितने जीरो हैं 1 2 3 जीरो हैं इस तरह से लिख देंगे, और -2 से गुणा हो गया, और माइनस यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, और यहाँ पर हो जाएगा x, और स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी x स्क्वायर नहीं होगा बस x होगा। इसको हल करते हैं, देखिए 0 बराबर, इसको सीधा कर लेते हैं, देखिए x स्क्वायर, और उसका x वाले को लिखते हैं माइनस 250x, और माइनस कितना है 7 5 कितने जीरो 3 जीरो, और सॉरी 4 जीरो है, और बराबर क्या हो जाएगा 0 इस तरह से। इसको गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें, x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 1000x, और माइनस इसको लिख सकते हैं कितना 750x इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखिए, और माइनस इसको लिख सकते हैं 7 5 कितने जीरो 4 जीरो, और बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे अगर इन दोनों का तो इतना तो हमको आ जाएगा, और अगर इसमें से इसको घटा दें तो इतना आ जाता है। यही हमारा गुणनखंड ऐसे ही करते हैं। इसमें से x निकालिए, x स्क्वायर मतलब 2 है, इसमें से x निकाले 1x बचा, प्लस इसमें से x निकाले कितना बचा 1000 बचा, लिख देंगे। इसमें से देखिए दोनों में माइनस है, माइनस लिख दिए, और 750 दोनों में है, 750 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और ये माइनस कॉमन कर प्लस हो गया, यहाँ पर 750 निकाले कितना बचा 1000 बचा, तो 1000 को लिख देंगे, और बराबर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों सेम हो गया, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, x प्लस क्या हो जाता है 1000 हो जाता है, 1000 को लिख देंगे, और ये दोनों ब्रैकेट वाले एक साथ हो जाएंगे तो x माइनस 750 एक साथ हो जाएंगे, मतलब ये दोनों को कॉमन कर लिए यहाँ से, तो बचा x और यहाँ से बचा माइनस 750, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से पहले एक बराबर अगर 0 करेंगे, देखिए x प्लस 1000 क्या लिखेंगे x प्लस 1000 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए x इक्वल टू आ जाएगा प्लस 1000 उधर की तरफ जाएगा तो माइनस 1000 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये मान्य नहीं होगी, क्योंकि माइनस में और स्पीड माइनस में नहीं होता।
इसको हल करते हैं तो x माइनस 750 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा। यही स्पीड हो रही होगी उसकी, सामान्य चाल यही रही होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर आ गया 750 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड रही होगी। ठीक, तो ये आंसर इस तरह से हम हल कर देंगे। तो ये किसकी चाल थी, यहाँ पे विमान की चाल थी। लिखेंगे अतः विमान की चाल, क्या लिखेंगे, अतः विमान की समान चाल 750 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस तरह से हमें इसको हल कर दिया। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमारा आंसर आया 750। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं। लिखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, सबसे पहले एक सड़क बनाते हैं। देखिए सड़क है, ये सड़क है, कितने मीटर है 80 मीटर है, कितना 80 मीटर है। ठीक है, दोनों ओर खंभे हैं। देखिए दोनों ओर समान ऊंचाई वाले खंभे हैं। तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है h है, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी भी ऊंचाई हो जाएगी h। इस तरह से लिखा है कि खंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से इन खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है कहीं पे, और इससे शिखर का जो खंभों के शिखर का उन्नयन कोण है, मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला और एक ये वाला जो कोण है। ठीक है, ये दोनों कितना दिया 60 और 30 दिया, मतलब ये वाला कोण कितना दे दिया, ये वाला दे दिया 60, ये दे दिया 60 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, यहाँ बन रहा है 30 डिग्री कोण बन रहा है। लेकिन खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको खंभों की ऊंचाई निकालनी है और इस बिंदु से खंभों की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। मान लेते हैं इससे इसकी दूरी x है, या मान लेते हैं इससे इसकी दूरी कितनी है, तो x है, और इससे इसकी दूरी मान लेते हैं y है, कितनी है y। ठीक, ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है, और यहाँ मान लेते हैं ये c है, और यहाँ मान लेते हैं d है, और यहाँ मान लेते हैं e है। इस तरह से ठीक है। अब इसको हल करते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये फिगर तो बना दिए, यहाँ आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या मिलेगा हमको, tan थीटा बराबर हमको पता है क्या होता है, tan कितने डिग्री 60 डिग्री, लिखेंगे 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका, देखिए इसके सामने वाला लंब होता है, जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाला लंब होता है, लंब हो गया, और नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है h है, लिखेंगे h बटे आधार कितना है, देखिए यहाँ पे x है, तो लिख देंगे x यहाँ पे। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। हमको ये पता है कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू देखिए x इधर चला जाएगा तो √3 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस तरह से इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे त्रिभुज EDC में, लिखेंगे त्रिभुज EDC में क्या हो जाएगा, इसमें देखिए यहाँ पे EDC में हम अगर हम देखें तो यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan यहाँ आप लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। देखिए 30 का लंब क्या है, ये h है, आधार कितना है, y है। लिखेंगे लंब कितना है, h है, और आधार कितना है, तो y है। इस तरह से लिख देंगे h अपॉन y। ठीक है, क्या लिख दिए, h अपॉन y लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है कि दोनों को जोड़ने में कितना आएगा, x और y को अगर जोड़ दे कितना आएगा, तो 80 आने वाला है। x y को जोड़ने कितना आएगा, 80 आएगा। तो आप दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, x y को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले इसका मान रख देते हैं, tan 30 डिग्री मान 1/√3 इक्वल टू कितना है, h अपॉन y है। यहाँ से y का मान अगर यहाँ से कितना था, इसका मान h का मान था √3x था, h का मान रख देते हैं √3 कितना लिख सकते हैं, √3 h लिख सकते हैं यहाँ पे √3h। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√3 इक्वल टू h का मान कितना था इसमें, √3 और x था, और नीचे क्या है, तो y है, तो y लिख देंगे इस तरह से। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इधर की तरफ भेजते हैं तो y को, तो y और यहाँ पे इक्वल टू √3 दे जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हमें पता है देखिए √3 का यहाँ पे y का 1 में गुणा होगा तो y हो गया, और √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाता है, और यहाँ पे x का x हो गया। हमें पता है कि दोनों को अगर जोड़ें x और y को तो कितना आने वाला है, यहाँ पे 80 आने वाला है। तो हम दोनों को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं, इसको समीकरण बना देते हैं, समीकरण 1 था, इस समीकरण 2 बना देते हैं। लिखेंगे दिया था, क्या लिखा, दिया है कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया था, 80 दिया था, 80 मीटर। ठीक है, दोनों के जोड़ने में कितना आएगा, 80 आएगा।
यहाँ से x का अगर मान निकाल दें तो x बराबर 80 और y इधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा इस तरह से। यही मान इसमें रख दें तो लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से क्या मिलेगा समीकरण 2 में, देखिए y बराबर 3 और x का मान रख देंगे 80 और माइनस y इस तरह से। तो y बराबर 3 का गुणा करें 3 बटे 24 0 और माइनस ये इधर 3 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का गुणा 3y हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 3y और माइनस 3y इधर जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। दोनों जोड़ देंगे तो 4y बराबर 240, तो y बराबर क्या हो जाएगा 240 और ये 4 कहाँ चला जाएगा नीचे, 4 से कट गया कितने बार में 6 बार में और 0 0 बार में। तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया यहाँ पे 60 मीटर। कितना मीटर 60 मीटर। ये वाली दूरी कितनी आ गई 60 मीटर आ गई। अब हम क्या करें x का मान निकाल लें। x का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। x बराबर 80 माइनस 60 था, लिखेंगे 80 और माइनस y था, y का मान कितना आ गया 60 आ गया तो लिख देंगे 60 मीटर और घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा तो 20 मीटर आ जाएगा। इस तरह से हमारा x का मान 20 मीटर आ गया, y का मान 60 मीटर आ गया। h का मान अगर निकालना है हमको, देखिए यहाँ पे h का मान क्या आया था, h बराबर √3x था, क्या था √3 और x का मान कितना था 20 गुणा कर देंगे तो h इक्वल टू 20√3 मीटर। ये हमारा किसका मान आ गया, h का मान आ गया। इस तरह से हम y का मान, x का मान और h का मान तीनों निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये 6 नंबर के क्वेश्चन थे और बहुत ही आसान, तो इस तरह से हम यहाँ से 6 नंबर मिल सकते हैं हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन है लास्ट, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। लिखा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकाला। देखिए ऐसे एक अर्धगोला खोदकर निकाल दिया गया, यहाँ से भी एक अर्धगोला खोदकर निकाल दिया गया और इसकी ऊंचाई दे दी गई 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। इसका हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और पाई की जगह पे 22/7 रखना। हमें पता है कि जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई, ये होता है 2 पाई r²। क्या होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r²। हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो लिखेंगे यहाँ पे खिलौने का, क्या लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है बराबर, लिखेंगे अर्धगोले का, क्या लिखेंगे, क्या लिखा था यहाँ पे अर्धगोला है तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस, या क्षेत्रफल ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो बेलन का किनारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे का ये इस गोले का और इस गोले का दोनों का अर्धगोले का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो कितने अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले हैं तो आप 2 लगा देते हैं, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होता है 2 और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r²। क्या होता है 2 पाई r² प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r² और इंटू यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो फॉर्मूला होता है 2 पाई r, क्या होता है यहाँ पर होता है, यहाँ पर था 2 पाई r² होता है और ये बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ होता है 2 पाई r इंटू h, ये होता है। यहाँ पर रख देते हैं, देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और पाई का मान कितना रखना था 22/7 रखना था, लिख देंगे 22/7 लिख देंगे। यहाँ देखिए r का मान कितना है तो r का मान यहाँ लिखा है 3.5, तो स्क्वायर 2 बार लिख देंगे 3.5 गुणे 3.5 इस तरह से प्लस यहाँ पे 2 और पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान रखना है 22/7 और r का मान रख देंगे 3.5 और गुणे h का मान कितना है, देखिए पूरी हाइट कितनी थी तो 10 थी तो आप क्या लिख देंगे तो 10 लिख देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ 7 से ये कट गया कितने बार में 0.5 बार में, 7 से 35 कटता है 5 बार में, 7 5 35 अब पॉइंट 1 नंबर आता है, 1 नंबर पॉइंट लगा दिए। इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करने कितना आएगा देखिए 4 दूना 8 और इसका गुणा करेंगे 4 दूना तो 8 हो जाएगा इस तरह से और गुणे यहाँ देखिए 0.5 है तो 5 और गुणे यहाँ कितना है 3.5 और प्लस
यहाँ देखिए 7 से कट गया, ये कितने बार में 0.5 बार में, और 0 से पॉइंट खत्म हो जाता है तो बस 5 बचेगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 का गुणा 22 में करेंगे तो 220 हो गया इस तरह से। ठीक है, अच्छा इसको हल कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे अगर, देखिए 5/40 का 40 जो हासिल 4, 5/40 40 4 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, और गुणे कितना है 3.5 है और प्लस 220 है। इस तरह से इसको गुणा करते हैं। देखिए इसका गुणा करना है 440 का गुणा करना है किसमें 3.5 में गुणा करेंगे, 5 0 जा 0, 5 चौको 20 का 0 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22, यहाँ से गुणा कर देंगे 3 से, 3 0 0, 3 चौको 12 2 हासिल 1, 3 चौको 12 और 1 13, सॉल्व कर देंगे 0 0 4, यहाँ पे 3 2 5 और 1, कितने नंबर का पॉइंट है 1 नंबर का पॉइंट है, कितना गया 1540, क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे 1540 और प्लस यहाँ क्या है 220। देखिए यहाँ पे पॉइंट 1 नंबर बात था, 1 नंबर पॉइंट लगा था, पॉइंट के बाद क्या 0 नहीं लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1540 प्लस 220, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, 2 और 4 क्या हो जाएगा 6, और 2 और 5 क्या हो जाएगा 7, और 1 का 1 हो जाएगा। तो ये 1760 हमारा सेंटीमीटर में था, किसमें था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिए। आगे देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है नीचे वाला, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे दोनों क्वेश्चन बताएंगे, पहला क्वेश्चन बता दिए, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, इरेज करके दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, अच्छा रुकिए नीचे बता देते हैं यहाँ पे, देखिए फिर इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको इरेज कर देते हैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, अगर आप अभी तक बने हुए हैं इसका मतलब आप अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले हैं एग्जाम में, और आपने एग्जाम से के लिए सीरियस हैं। ठीक है, वैसे जिसको जाना होगा जा चुका होगा। लिखा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। ठीक है, एक ठोस है, क्या है एक ठोस है और एक शंकु के आकार का है, और ये एक अर्धगोले पर स्थित है, इस तरह से बोल रहा है। लेकिन शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है, दोनों की त्रिज्या समान है, इनकी माप 3 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है तो 3 सेंटीमीटर है इस तरह से। और लिखा है ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, पूरे ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है इस तरह से। तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, हमको इसका आयतन निकालना है। एक बात बताइए, पूरी ऊंचाई अगर 6 है तो ये ऊंचाई कितनी होगी, तो ये 3 होगी। ठीक है, सिर्फ शंकु की कितनी होगी तो 3 सेंटीमीटर होगी, सेंटीमीटर में दिया था, किसमें दिया सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे पूरे ठोस का आयतन निकालेंगे, लेकिन पूरे ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ये शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन, क्या लिखेंगे शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन ठीक है, जोड़ देंगे तो आ जाएगा। देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कितना होता है 3 यहाँ होता है 2/3 क्या होता है 3/3 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर क्यूब होता है, क्या होता है अर्धगोला है ना, हाँ पाई आर क्यूब होता है, क्या होता है पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। रखेंगे यहाँ पे 1/3, यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना रख देंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7, कितना रख देंगे 22/7, 22/7 नहीं रखना है, यहाँ पर सिर्फ पाई में आंसर आया होगा, सिर्फ पाई रख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे पाई, और आर का मान कितना दिया था, देखिए आर का मान कितना दिया है यहाँ पे, आर का मान दिया है 3, देखिए यहाँ पे त्रिज्या कितना है 3 है, 3 लिख देंगे यहाँ पे, देखिए 3 और इसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ देखिए एच का मान कितना था 3 है था 3 रख देंगे। देखिए यहाँ पे ये कितना है शंकु का है, शंकु का लंबाई कितना था 3 था 3 रख दिए, प्लस 2/3 लिखेंगे, यहाँ पे पाई लिख देंगे, यहाँ पे देखिए आर का मान मतलब 3 था, 3 का क्यूब लिख देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 3 से 1 3 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 3 का स्क्वायर मतलब 9 बचा और पाई बचा, और प्लस यहाँ देखिए 2/3 लिखेंगे, 2/3 यहाँ कहीं पे भी पाई का मान रखने के लिए नहीं बोला था कि पाई 22/7 लिखना है, इसलिए हम पाई का मान नहीं रखें। यहाँ देखिए पाई को पाई लिख दिए, यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब कितना आता है, तो 3 का क्यूब हो जाता है 27 और 3 से गया 27 कितने बार में 9 बार में, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 पाई और प्लस कितना पाई 18 पाई, और 9 पाई और 18 पाई को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27 पाई हो जाता है, कितना हो जाता है हो जाएगा 27 पाई। तो इस तरह से हमने टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया।
देखिए ये टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। तो इस तरह अगर आपने इसका मतलब जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए होंगे, समझिए एग्जाम में उतने नंबर आप पाने वाले हैं। अगर और भी चाहते हैं और भी अच्छा स्कोर कर पाएँ तो आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और जो क्वेश्चन पे आप फंसे हुए होंगे उस टाइप के क्वेश्चन और भी सॉल्व कीजिएगा, जिससे कारण वो जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए आसान हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।